देखो भैया गौर से समझना, क्लास नंबर कौन सी? 14। चैप्टर का नाम क्या है? ये क्या है? प्रसरण। जो मैंने प्रसरण पिछली वाली क्लास में समझाया था ना कि प्रसरण हो क्या है। आज पहले मैं दोबारा प्रसरण को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर प्रसरण दाब बताऊंगा, फिर बताऊंगा पेपर में सवाल कैसा आता, फिर बताऊंगा उसको उत्तर कैसे लिखते हो, कैसे इसका उत्तर लिखना, कैसे नहीं लिखना इसका उत्तर, फिर तुमसे सुनूंगा समझाने के बाद। समझ नहीं बात क्या? बहुत ही साधारण और भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल देसी भाषा में, लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। इसी लैंग्वेज में तुम मुझे बताना कि आपने गुरुजी ये वाला बताया होगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रसरण दाब हो क्या है। चलो तो हमने हमारे पास ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। मेरे पास एक कंटेनर ले लिया मैंने, कंटेनर का मतलब एक बर्तन ले लिया, गौर से बर्तन ले लिया। सारा इस चैप्टर में काम ही बर्तन का। बर्तन ले लिया, बर्तन लेने के बाद ना इधर एक साइड में, यहाँ बीच में झिल्ली लगा दी। झिल्ली क्या लगा दी? ये झिल्ली। इस झिल्ली को हम एसपीएम कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। एसपीएम, एसपीएम, एसपीएम बोल कर देख, नहीं साथ साथ बोल रहे कर। इसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली याद रहेगी। कौन सी झिल्ली है? जब अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी, इसके एक तरफ तो हमने पता क्या भर दिया, एक तरफ तो हमने भर दिया इसके अंदर, इधर साइड में विलियन, विलियन भर दिया। अभी विलियन क्या हो? कुछ भी कोई पदार्थ छाक भर दिया जिसमें 2-3 पदार्थ मिले हुए हो, जिसमें 2-3 पदार्थ मिले हो, एक घोल भर दिया, यहां से नमक पानी चीनी का घोल भर दिया सब, उसे हम विलियन कहते हैं। भर दिया। और दूसरी तरफ पता क्या भर दिया? दूसरी तरफ विलायक भर दिया। अब ये विलायक क्या हो ये भी समझ लो। बर्तन लिया, बर्तन के अंदर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई, उसके एक तरफ तो उन्होंने विलियन भर दिया, इसका नाम विलियन। इसके एक तरफ उन्होंने विलायक भर दिया। ठीक, 2 चीज भर दी। एक तो सॉल्यूशन, इसका नाम सॉल्यूशन, एक तरफ सोलवेंट, ये सोलवेंट भर दिया। बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। लगाने के बाद पता क्या होगा? ये होगा, ये अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली हो, इसके अंदर जो विलायक के अणु हो ना, छोटे छोटे अणु है, ये छोटे छोटे अणु ये ना भागना शुरू कर देंगे। अब भागना शुरू कर देंगे, इधर भाग देंगे, कूद कूद के इधर भागना शुरू कर देंगे। जब कूद कूद के इधर भागना शुरू कर देंगे ना, इस क्रिया को हम प्रसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रभावित होने लगते हैं। इधर विलायक के अणु की अधिक सांद्रता, विलायक किसे कहते हैं? जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो। जैसे हमने बर्तन ले लिया, उसके अंदर 100 ग्राम तो चीनी डाल दी और 100 ग्राम चीनी 500 ग्राम जल डाल दिया, तो जल ज्यादा मात्रा में नहीं है, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो हमारा विलायक कहलाएगा। विलायक, विलायक पता लगा। जो कम मात्रा में होगा कहलाएगा विलेय। और इधर पूरा विलेय नहीं भर रखा। सुनो मैंने क्या बताया? गुरुजी आपने बताया एक बर्तन ले लिया, उसके एक तरफ विलेय भर दिया, एक तरफ विलायक भर दिया। जो विलायक के अणु हो ना, वे न अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, वे अर्धपारगम्य झिल्ली के, कौन? विलायक के अणु। ये विलायक है ना, इसके अंदर छोटे 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 अणु इसके, ये ना इधर जाना स्टार्ट कर देंगे। किसके द्वारा जाना स्टार्ट कर देंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। इसी क्रिया को बोलते हैं प्रसरण। प्रसरण दाबनी, प्रसरण। पता लग चुका? पता क्या हो प्रसरण? बैठा बैठा बता, पढ़ूंगा इतना ही जितना याद हो कर सको। बता। विलायक के अणु क्या कर सकते हैं? गति। अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति कर सकते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रसरण। प्रसरण दाबनी, केवल प्रसरण। याद रही बात है? पता क्या बताया? क्या हो प्रसरण? कितना सिंपल है राम। विलायक के अणु गति कर सके अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, केवल विलेय के अणु नहीं जा सकते। विलेयन के अणु नहीं किधर ना, केवल विलायक के अणु उसमें जाएंगे। समझ बात है? अब ये प्रसरण की क्रिया ऐसे ही तो हो, जब कोई मनुष्य उसमें गिर जा, उसमें नहर में गिर जा और उसको तैरना नहीं आता, उसको उसकी लाश फूल जा। अब जो पानी है ना उसके शरीर में घुसना स्टार्ट कर देगा, शरीर पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई ऐसे घुसना स्टार्ट कर देगा। हमारे अंदर खून भी है, खून तो नहीं बाहर जाने का ना, उसके अंदर तो पानी घुस जाएगा और वो लाश इतनी मोटी निकलेगी, आगे जाकर तकड़ी धाकड़ होगा। वहां पे अर्धपारगम्य चने का फूलना, चने के चने देखे तुमने, गिलास में इतने से चने डाल ले तुमने, अच्छे चने डाल लेंगे, वहां प्रसरण की क्रिया तो हो रही, या प्रसरण की क्रिया तो हो रही। चने के अंदर पानी डाला, वो पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, चने फूल का तैयार। आलू को बोलना, आलू के बाहर छिलक नहीं होते हैं, उसके बाद अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेंगे, उसके अंदर पानी घुस जाएगा क्योंकि पानी ज्यादा मात्रा में, विलायक आलू कम मात्रा में, चने कम मात्रा में,
तो समझे, चरणों की संख्या कम और पानी बहुत ज्यादा, उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, फिर फूल जाएंगे, वहां पर रासायनिक क्रिया यूज होगी। ऐसा समझो, आधों पर रासायनिक क्रिया वैसे हो जा, ठीक। जैसे ज्योति ने किसी के चक्कर काट रहा, कई दिन तक दिख नहीं रही, से देख वैसे देखो फूल जाएगा सब, यहाँ पर रासायनिक क्रिया हुई अपने आपको देख रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, वहां पर रासायनिक क्रिया हुई क्या, हुई। कहते नहीं, कह रहे मुझे आज दिख गई थी, मैं तो वैसे ही फूल गया, रासायनिक क्रिया हुई वहां, हुई। क्यों, अभी लायक है नहीं वहां, ना विलय है, घंटा पे रासायनिक क्रिया हुई, यहाँ कोई रासायनिक पुरुषण नहीं है, बात समझ में आई। अच्छा, और कहाँ हो रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया कई जगह उदाहरण देखे जा सकते, एक उदाहरण नहीं है इसके, हजारों उदाहरण। मटर के दाने डाल दो पानी में, वे भी फूल जा, किसमिस बनोक के डालते नहीं पानी में, वे भी फूल जाएंगे, अभी तो रासायनिक क्रिया, पता नहीं कितने तमाम प्रकार के उदाहरण है इसके, हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, वही केमिस्ट्री फिजिक्स है जो हम डेली लाइफ में डेली यूज कर रहे हैं। समझ में आया बात, यार उन सब चीजों को हम विजुअलाइज करना, बस उन्हें ठग किताब पर लिख दिया गया है, वही जो तुम्हारे सब आस पास हो रहा है, उसे ठग किताब में लिख दिया, और किताब में लिखा वो टेक्निकल लैंग्वेज में, और हम समझाएंगे तुम आसान लैंग्वेज में, और यही पढ़ाई है। समझ बात। अब बताओ इसके अंदर क्या भरा हुआ, ये क्या है, किसके अणु जाएंगे, विलायक के विलयन के, किसके द्वारा जाएंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली हो उसमें तो विलायक के अणु जा सकते, विलय के अणु जा सकते, विलय हो जो कम मात्रा में हो, विलायक हो जो ज्यादा मात्रा में हो, बात समझ में आई है। अब सवाल है, मुझे इस रासायनिक क्रिया को रोकना, रासायनिक क्रिया हो रही, रासायनिक क्रिया क्यों हो रही, क्योंकि विलायक के अणु कूद कर चले गए, विलायक के अणु कूद इधर भाग गए, सही बात है। अब इन रासायनिक क्रिया को मुझे रोकना, तो रोकने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा प्रेशर, और प्रेशर कैसे लगाएंगे, इधर ना मैं एक पिस्टन लगाऊंगा और ऐसा करके दाब लगाऊंगा, ऊपर से दाब लगाऊंगा, रुक, इसे भाग, भागेंगे भाग, कैसे करो, ऊपर से मैं पिस्टन लगा रही, पिस्टन का मतलब, पिस्टन का काम हो दाब लगाना, क्या इसका नाम, पिस्तौल नहीं है वो, पिस्टन, पिस्टन का मतलब क्या, प्रेशर लगाना, दाब लगाना। जैसे दाब लगाएंगे पता क्या होंगे, ये अणु शर्मा जाएंगे, और शर्माने के बावजूद इधर से चले जाएंगे बेचारे, सही बात है, क्योंकि जैसे इस पर प्रेशर लगाओगे पानी कहीं जाएगा भाई, सही बात है। जैसे ऊपर तो दाब लगाएंगे, ठीक, तो दाब लगाएंगे तो इधर तो फिर सारे इधर भाग जाएंगे, समझ में आ रही है भाई। मान लो मैं यहाँ नहीं है और तुम इस कमरे में तो कूद के साले में भाग गए, सही, मैंने कहा बैठ को पढ़ लो, अभी पढ़ ली तब तो फिर आया, सही बात है, मैंने पीछे से एंट्री मारी उस पिछले वाले गेट तक, तो कूद गए, भागोगे नहीं भागोगे, सही बात, क्योंकि हाथ में मेरे डंडा था, तो प्रेशर लगाया था, तो जैसे प्रेशर पड़ा कूद के इधर भागना शुरू कर देंगे। ये मान लीजिए विलायक के अणु था ना, ये भी बेचारे इंगे जाना स्टार्ट कर देंगे, जब विलायक के अणु इधर जाना स्टार्ट कर देंगे तो इधर के विलायक के अणु जाने की नहीं, तो परासरण क्रिया होने की नहीं, परासरण रुक जाएगा। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बाहर से हम एक दाब लगाते हैं पिस्टन के द्वारा, इस पिस्टन के द्वारा बाहर से एक दाब लगाते हैं, उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। क्लियर होगा, परासरण दाब किसे कहते हैं, बता दो परासरण दाब क्या हो। परासरण की जो क्रिया हो ना, उसे रोकने के लिए ना पिस्टन के द्वारा जो बाहर से दाब लगाया जाए, पिस्टन भी छोड़ दो, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बाहर से जो दाब लगाया जाए ना, उसे परासरण दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं, याद रखिए बात है, बता क्या बताया, परासरण की क्रिया को बाहर से उस दाब को क्या कहते हैं, पता क्या कहा, तो बता भाई, बता, परासरण दाब कहते हैं। तो बता, जिंदगी खराब ही नहीं घुसा, जो गाओ तो बोलने जा रहा वाली, घंटा लग रहा था। तू बता, किस पे था, किस पे लगा गया था, बात समझ नहीं है, लिख दोगे तो ना, हेडिंग यही बनाई परासरण दाब, और उसके अंदर जो तुमने परिभाषा बोल के बताई ना, वो खुद लिख देनी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब ही परासरण दाब कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हो, वो भी सही है, सही बात है। परासरण की क्रिया को
रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब ही प्रसरण दाब कहलाता है। ठीक, और प्रसरण दाब को ना प्रसरण दाब को प्रदर्शित करते हैं और पी से प्रदर्शित करते हैं, इसको पी से या पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई से। यस, कुछ किताबों में पी लिखा हुआ, कुछ में पाई लिखा हुआ। अब बताओ ना भाई जी कौन से प्रदर्शित करोगे? मैं पी से प्रदर्शित करूंगा। पी का मतलब वो प्रेशर, क्या हो? दाब बहुत जरूरी, पढ़ाई करनी ना तो प्रेशर बहुत जरूरी। अगर प्रेशर नहीं हो ना पढ़ाई नहीं। मान लो तुम यहाँ आए क्लास में, मैंने तुम्हारा काम ही चेक ही नहीं करा, तुम्हारे पर प्रेशर ही नहीं है बिल्कुल भी, मारी नहीं मिल रही, तुम लापरवाही हो जाओगे। तुम कहीं भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, वहां प्रेशर बहुत जरूरी हो। दाब का तो सारा खेल ही देखो, प्रश्न ही क्रिया नहीं रुकगी। अगर तुम्हारी अवरागर्दी को रोकना ना तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर लगाना बहुत जरूरी है, बाहर से दाब लगाना बहुत जरूरी, तो तुम्हारी अवरागर्दी रुक जाएगी। अवरागर्दी की प्रक्रिया को रोकने के बाहर से भाई जी के द्वारा लगाया गया दाब ही मार कहलाता है नहीं? मार की परिभाषा है कि मार क्या हो, तो प्रश्न दाब भी तो ये प्रश्न की क्रिया को रोकने के लिए बाहर से लगाया गया दाब भी प्रश्न दाब कहलाता है। तो भाई मार तो बहुत जरूरी। हाँ, मार बहुत जरूरी। चल इतनी बात बताओ, पाई से प्रदर्शित कर दो या पी से प्रदर्शित कर दो? नोट्स में सब लिखा, ऐसे लिखेंगे प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाहर से विलयन पर लगाया गया दाब ही प्रसरण दाब कहलाता है, इसे पी और या पाई से प्रदर्शित करते हैं। बोल दो इतना, इतना लिखना नोट्स में। क्या तुम्हें नोट्स की भी जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप की भी जरूरत नहीं है, तुम अपने आप लिख दोगे तुम। सही बात है। और सुनो। अब प्रसरण दाब कितना लगाया, ये इतना पेपर में आ चुका है, 2014 में इंपोर्टेंट था, 2014 में और 13 में आ चुका है यहाँ तो सवाल पेपर में, बोर्ड उत्तराखंड के कंपटीशन भर भर का सवाल पूछा है इसमें। अब सवाल प्रसरण पर दाब तो लगाया, प्रसरण दाब तो पता लग चुका है, पिस्टन के द्वारा जो दाब लगाया गया प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए, कितना दाब लगाया गया, उस दाब को मापोगे कैसे? देख लो, मेरी भाषा बहुत क्लीन तरीके से समझो। अगर मैंने कहा ना कि उस दाब को मापोगे कैसे, तो तुम यही याद कर लेना कि उस दाब को मापोगे कैसे। आपने कहा विलयन पे दाब तो लगाया गया, कितना दाब लगाया गया? यहां तक पेपर में सवाल आया, कितना दाब लगाया गया? 20 पास्कल। दाब को पास्कल में नापा, बार में नापा, या तो बार में नापा, जिसकी लंबाई को सेंटीमीटर में नापा, एक करीब दाब को भी मापा पास्कल में। किसमें? कितना पास्कल का दाब लगाया गया? 20 पास्कल, 10 पास्कल। पास्कल में नापते तो बार में नापा, बार वो नहीं है, दूसरे वाले बार की बात कर रहा हूँ, मात्रा गज का। कभी दूसरे वाला बार समझो सर कि वहां से दिल्ली वाला बार हो, वही बात है। और तू खींच मेरी फोटो पिया, ठीक, वाला दाब नहीं है। ये दाब बार, ये वो वाला बार, इसका मतलब प्रेशर, जो दाब लगाएंगे मात्रा का इसका प्रेशर का। चलो ठीक है, सवाल समझ रहे क्या है? अगली हेडिंग में मेरे पास आने वाली ना, वहां तो पेपर पक्का सवाल आ रखा है, उसका नाम है प्रसरण दाब। ये प्रसरण दाब इसे हम क्या कर रहे हैं? माप रहे। तो अगली हेडिंग बननी चाहिए प्रसरण दाब का मापन, यही हेडिंग है मेरी, प्रसरण दाब का मापन। तो प्रसरण दाब का माप करने के लिए दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बर्कले, एक का नाम था हर्टले। बर्कले, ये प्रसरण दाब को मापने के लिए उन्होंने बताया किस तरह मापोगे। बहुत बड़ी समस्या थी उस टाइम पर। ये प्रसरण दाब लगाया तो रहे, कितना दाब लगा रहे? ए क्यों सो रही तू? जिंदगी सो रही। प्रसरण दाब, जो प्रसरण दाब को मापने के लिए एक विधि बनाई गई, उस विधि को ना बर्कले विधि या हर्टले विधि के नाम से जानते हैं, और बड़ी फेमस और पॉपुलर भी है, पेपर में सवाल भी आ रखा। दो नाम से कहते, कह दो प्रसरण दाब का मापन, या कह दो बर्कले हर्टले विधि। विधि का मतलब मेथड, एक तरीका। तरीका कैसा तरीका? प्रसरण दाब को मापने का तरीका, या ऐसा तरीका जैसे प्रसरण दाब को मापा जा सके। बात सुनेंगे? मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, क्या करना हम? किस पर दाब लगाया गया? क्यों लगाया गया? क्यों लगाया था? प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए क्यों लगाया गया? क्या बताया मुझे? और अगली हेडिंग क्या बनाएंगे हम, क्या पढ़ेंगे? किसका? तू बता क्या पढ़ेंगे? कौन सी विधि बनाई गई? विधि का नाम बता, थोड़ी पहले नाम बताया दो वैज्ञानिकों का। बर्कले हर्टले विधि। क्या पढ़ेंगे हम? आँख खोले पूरी है। क्या पढ़ेंगे हम? क्या पढ़ेंगे मैं? ये दूसरा नाम क्या है इसका? क्या पढ़ेंगे? दूसरा नाम बताया मैंने भी। हाँ, मेरे पे इंट्रैक्शन करके पढ़ा यार। अब हम समझेंगे कि प्रसरण दाब को मापा कैसे जा। यार ये क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा दिया मैंने इसके ऊपर, पक्का कहां से पेपर सवाल। प्रसरण दाब का मापन
प्रसरण दाब का मापन। प्रसरण दाब को मापोगे कैसे? दूसरा नाम भी लिखने जा रहा हूं, या का डंडा हो। इंग्लिश में क्या बोल रहे थे इस डंडे को? फोन में भी हो अच्छे से क्या बोल रहे इंग्लिश में? गजब, ये लगा हुआ अपनी डीपी पर। इसे क्या बोल रहे? ये भी नहीं पता? डॉलर। क्या हो? येन हो, येन, जापान की मुद्रा है। इसे क्या बोल रहे? ये सवाल पूछे जा परीक्षाओं में आगे जाकर, नौकरी के पेपर में। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट दे दिया, यूट्यूब पर कॉपीराइट आएगा, मेरा कंटेंट कैसे डाल दिया। इस डंडे पता क्या बोल रहा? इस डंडे बोल रहा स्लैश। स्लैश, नहस नहीं है, स्लैश नहस होता है। तो प्रसरण दाब का मापन देखो, इसका नाम, उसके नाम बर्कले। क्या नाम? या हर्टले। हर्टले, हर्टले नहीं, हर्टले, बकले। क्या नाम है उसका? बकले, बरकले। अच्छा, बरकले इसका नाम। नहीं पढ़ा रहे तो आधे बच्चे पिछली बार पता क्या पढ़ते थे? बकले। बकले नहीं है, बरकले। यहां देख ले, नींद आ रही। बरकले या हटले विधि, ये इसका नाम है। बरकले विधि, हटले विधि, ये क्या था? ठीक। पेपर में कैसा सवाल आएगा? प्रसरण दाब का मापन कैसे किया जाता है उसकी एक विधि का सचित्र वर्णन करे। सचित्र वर्णन, हाँ, चित्र बना कर सब कुछ समझाओ। सचित्र वर्णन का मतलब वो चित्र, चित्र बना सब कुछ समझा, इसे कहूं सचित्र वर्णन। वर्णन का मतलब वो सब कुछ बताओ उसके बारे में। बर्कले हर्टले विधि का सचित्र वर्णन करे। सवाल पता लगा कैसा आएगा? क्या सवाल आएगा? प्रसरण दाब के मापन की एक विधि का सचित्र वर्णन करे। बोल। प्रसरण दाब के मापन एक विधि का, निधिनी विधि, तू बता। 33 बोल। प्रसरण दाब के मापन की एक विधि का सचित्र वर्णन करे, ऐसा सवाल आएगा, तू बता। के इंस्टाग्राम की और बाबू बकले बरकले। ओ तू बता। क्या? ये बरकले हटले विधि का सचित्र वर्णन करे, चित्र बनाकर सब कुछ समझाना, कैसे मापा जाएगा वो। ठीक। क्या मापना चाह रहे हैं? प्रसरण दाब किसके द्वारा लगाया गया? किस पर लगाया गया? क्या करना उसे? मापना हो। मापने के लिए, मापने का तरीका किन्ने बताया? किन्ने? बर्कलेटर ने बताया। अब कुछ ना कुछ तो बताया होगा, चित्र बनाकर समझाया बर्कलेटर ने। लोंडे तो दोनों बहुत मस्त हैं, वैज्ञानिकों के नाम है, सही बात है। दोनों लोंडे बड़े मस्त है, बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने। आज इनकी बात समझते हैं, कितनी मस्त बात बताई। इसी डायग्राम का उपयोग कर रहा हूँ, इसी डायग्राम में समझा रहा हूँ। इन्होंने पता क्या करा? बड़े खतरनाक इंसान थे बर्कले हटले, उन्होंने एक स्टील का बर्तन ले लिया अपनी बात को समझाने के लिए। उसके बीच में एक झिल्ली लगा दी कॉपर फेरोसाइनाइड की। किसकी? कॉपर फेरोसाइनाइड की। है तो दोपहर में झिल्ली, उसमें से विलायक क्यों नहीं गति कर सके? विलय के नहीं। एक तरफ बर्कले हटने ना, एक तरफ बर्कले को बुलाया गया, बर्कले को कहा गया हटने ना, बेटा एक काम कर तू, सही बात यार, एक तरफ तू विलेन भर दे बाल्टी उठा के, ठीक है। हट लेने का, ठीक है बेटा, तू कोई बात नहीं, तू भी एक काम कर, पहली तरफ तू जाकर विलायक भर दे। एक ने विलायक भर दिया, एक में विलेन भर दिया। भर दिया, भरने के बाद जो विलेन था, जो जिस तरफ विलेन लगा हुआ था उस तरफ हमने उसके ऊपर ना पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन लगाने के बाद ना इधर साइड में हमने एक सूचक लगा दिया। सूचक क्या लगा दिया? सूचक। ये सूचक पता कितना खतरनाक है? देखो उसका नाम है सूचक। सूचक, सूचक को बोलते हैं इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हम वो लगा दिया। उसके बाद क्या कर रहा है? इधर लगा दी केस नली।
क्या लगा दी, इधर केस नली लगा दी, केस नली। इसका नाम है केस नली, कैपिलरी। अब क्या करेंगे, जैसे हम ऊपर से दाब लगाएंगे ना पिस्टन के द्वारा, जैसे हम पिस्टन के द्वारा ऊपर से दाब लगाएंगे तो ये ऐसा दब जाएगा। दबने के बाद में विलायक के ऐसे चले जाएंगे ना केस नली में। केस नली में जो विलायक का तल ऊपर भाग जाएगा। ज्यादा दाब लगाओगे ज्यादा ऊपर भाग जाएगा, कम दाब लगाओगे कम नीचे भाग जाएगा। कितना भागेगा यहाँ सूचक में इंडिकेट कर लेंगे। जो सूचक है ना इसमें पता लग जाएगा 1 सेंटीमीटर ऊपर भाग गया, 2 सेंटीमीटर ऊपर भाग गया, कितने ऊपर चला गया, कितने सेंटीमीटर। और जितने भी ऊपर चले जाएगा यहाँ लिखा होगा दाब लिखा होगा, इतना दाब लगाएगा, 1 पास्कल, 2 पास्कल, 3 पास्कल, 4 पास्कल, 6 पास्कल, 7 पास्कल। और सुनो जो केस नली में विलायक का जो तल कितने पास्कल पाया, 1 पास्कल, 2 पास्कल, 3 पास्कल, 4 पास्कल। अगर जितना दाब लगा पता लग रहा है हमने ऊपर से दबाया और ये 5 पे चला गया तो पता लग गया कि हमने 5 पास्कल का दाब लगाया। हमने और प्रेशर करा, हमने थोड़ा ऊपर चले जाएगा तो हम इसे नोट कर लेंगे कि हमने 8 पास्कल का दाब लगाया। और प्रेशर डाल लो उसके ऊपर, नली नहीं फटने की, घबराओ ना। और प्रेशर डाल लो, और प्रेशर डाल लो कि और ऊपर भाग जाएगा, इसको और प्रेशर डाल लो और ऊपर भाग जाएगा, इसको और प्रेशर डाल लो। ऐसे हम नोट करते रहेंगे, ऐसे प्रेशर दाब को मापते रहेंगे। ऐसी टेक्निक बनाई थी, ब्रक लेना हट लेना। एक का नाम क्या था, एक का नाम क्या था, क्या लिया उन्होंने सबसे पहले, एक स्टील का बर्तन, स्टील का, धात का नहीं, स्टील का। किसका बर्तन लिया, उसके एक तरफ ना उसने बीच में लगा दी अर्धपारगम्य में झिल्ली, क्या लगा दी, एक तरफ भर ली चाय नहीं भरी, विलेन भर लिया। देखना चाह रहा है, नींद तो नहीं आ रही तुम। और दूसरी तरफ पता क्या भर लिया, दूध, अरे विलायक भर लिया भाई, समझ बात क्या। और जिस तरफ विलेन भरा हुआ था ना उसके ऊपर उसने लगा दिया पिस्टन, क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन का काम पता क्या हो, पिस्टन इसलिए लगाया गया ताकि प्रासंगिक क्रिया को रोका जा सके। जो विलायक के अणु गति करके ऐसे जा रहे थे, सही बात क्या, उन्हें प्रेशर के साथ ना ऐसे करके ऐसे लाया जा सके। समझ में बात है, इसलिए पिस्टन लगाया गया। ठीक, फिर ब्रक लेना हट ले कहा, एक काम कर बेटा तू पहले तो विलायक भर दे, भर दिया जी, ठीक है। एक काम कर बेटा किधर केस नली लगा दे, जी क्या हो, और तू पता नहीं हो क्या हो, इसमें तो पता लगा कितना का दाब लग रहा है, उसको देख लिखा हुआ 1 पास्कल, 2 पास्कल, 3 पास्कल, 5 पास्कल। बदतमीज आदमी, इतना सिखाया तुझे, ठीक है। उसने कहा उसके ऊपर सूचक भी लगा दे। क्या थिएटर है, ये तो इंडिकेट करेगा कि क्या क्या भरा हुआ, ये तो सूचना देगा तुम। सूचक का मतलब इंडिकेट करना कि कितना चला गया। इसमें पैमाना लगा हुआ हो, सही बात, पैमाना लगा हुआ 1, 2 पास्कल, 2 पास्कल, 3 पास्कल, 4 पास्कल, सही बात है। इंडिकेटर भी लगा दिया हमने, एक तरफ इंडिकेटर बदल लगा जिधर भी लायक था, समझ में आ बात है। ऐसा करके भाई जब केस नली में तल ऊपर जितने ऊपर जाएगा उसे नोट कर लेंगे। इस प्रकार हम प्रासरण दाब का मापन करेंगे। यही बरकले हेटले विधि कहलाती जाती है। पेपर में कैसे लिखोगे समझ में आ चुका, नंबर कैसे मिलेंगे पेपर में कैसे लिखोगे समझ में आ चुका ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना, पहला आसान से साधारण भाषा में, कोई तुम तो बच्चे बरकले हेटले विधि क्या हो, प्रासरण दाब को कैसे मापते हैं, कुछ भी नहीं है। एक स्टील का बर्तन लिया, उसके अंदर एक अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा दी, इसे एक तरफ विलेन भर दिया, दूसरी तरफ विलायक भर दिया, इसके तरफ सूचक लगा दिया, इंग एक केस नली लगा दी, उसके बाद यहाँ पिस्टन लगा दिया, पिस्टन तो दाब लगाएंगे, पासने की रुक जाएगी, विलायक के कूद के इधर भाग जाएंगे। भागने के बाद क्या होगा, भागने के बाद जो केस नली में तल ऊपर चढ़ जाएगा और दाब लगाओ और ऊपर चढ़ जाएगा, और उस विलायक का जो तल होगा ना उसे नोट कर लेंगे। इस प्रकार प्रश्न दाबूंगा आपको, बरकले हेटले ने वही थिएटर बताया था। इतनी साधारण भाषा में याद होना चाहिए, इतनी साधारण भाषा नहीं पढ़ाता कोई भी, तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ा हुआ। स्कूल में पढ़ा टॉपिक कैसे लगा, पता नहीं कहाँ क्या पढ़ा रहा है, समझ नहीं बात है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, पता नहीं कौन सी दुनिया में। और सब चीजें तुम्हारे लिए समझने के लिए, अगर स्टूडेंट के लिए नहीं है तो किसके लिए, तुम्हारे जैसे होंगे किसके लिए, कौन समझेगा। इतना ही सरल, इतनी बात बताओ समझ आई। अब सवाल है लिखने का तरीका, भाई जी लिखने का तरीका बताओ, लिखें क्या हेडिंग तैयारी बनेगी, प्रश्न दाब का मापन ब्रकले हेटले विधि, प्रश्न दाब का मापन या ब्रकले या हर्टले विधि, प्रश्न दाब का मापन या ब्रकले हर्टले विधि, हेडिंग तैयारी बनेगी। उसके बाद क्या हेडिंग बनेगी, उसके बाद हेडिंग बनेगी रचना, सपना की बहन। रचना का मतलब जो चित्र बनाया गया इसकी बनावट कैसी, जो चित्र बनाया गया, रचना का मतलब बनावट, इसमें क्या क्या है, तो इसमें लिखेंगे इस विधि में, ब्रकले हर्टले विधि में, इस विधि में सर्वप्रथम एक स्टील का बर्तन लेते हैं, इसमें एक, देखो जो चित्र बना मैं सारा वही बोल लूंगा, एक भी चीज अलग नहीं बोलने का। इस विधि में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम एक स्टील का बर्तन लेते हैं, बोलो। सबसे पहले स्टील का बर्तन लेते हैं, लिख दोगे बात, ठीक। जिसके बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। देखो कुछ अलग चीज है, बिल्कुल अलग तो नहीं है। जिसके एक और विलयन तथा दूसरी ओर विलायक भर देते हैं। भर दिया नहीं भर दिया, देखो अलग तो बात नहीं है। जिस इसके एक और पिस्टन, बोलो, तथा दूसरी ओर सूचक केस नली लगी होती है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? जो चित्र मतलब मैंने सारा लिख दिया, ये रचना में लिखना तुम, सही बात है, ये रचना में लिखना, लिख दोगे। जहां तक शुरुआत, इस विधि में सर्वप्रथम एक स्टील का बर्तन लेते हैं जिसमें एक कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। इसके एक और विलयन तथा दूसरी ओर विलायक भर देते हैं। जिस ओर विलयन भर देते हैं उसकी तरफ उस तरफ पिस्टन तथा जिस ओर विलायक भरते हैं उस तरफ एक केसनली तथा एक सूचक लगा होता है। अपनी भाषा में लिखना, जो तुम्हें पसंद आ रही, जो तुमने समझी, जो तुमने अपनी मातृभाषा में समझा, जहां तो तुम्हें सुटेबल लग रहा वहां तो लिखो, नंबर सबको मिलेगा। समझ गए? ये तो चाहो कि तुम अपनी साधारण भाषा में तोड़ के लिखो, वो नहीं जो कॉपी का रट्टा मार रखा है तुमने, वो नहीं, अपनी साधारण भाषा में। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? ठीक। उसके बाद रचना में इतना लिखना। रचना के बाद अगली हेडिंग बनेगी कार्यविधि। ये सारा इसका सारा खेल है, इसका सारा खेल है। रचना में सुनूंगा तुमसे, रचना में क्या लिखना, कैसे कैसे चलेगा, इसके बारे में लिख दोगे। इसके बारे में कुछ नहीं लिखना यहाँ से। इसके बाद सीधी हेडिंग बनानी रचना, प्राशन दाब का मापन, वर्ग विधि, इसमें चित्र बना गए हो। इसके बाद सीधी हेडिंग बनानी रचना, फिर कार्यविधि। अब कार्यविधि में समझो काम किस तरह कर रहे हो, ठीक। जो मैंने तुम बता दिया, मैंने कार्यविधि समझा दी मैंने तुम। कार्यविधि का मतलब कार्य कैसे कर रहे हो, विधि किस तरीके से काम कर रहे हो, कैसे कैसे होगा। विधि का मतलब एक कर्म वाइज चलेगा जो, बिल्कुल। सबसे पहले क्या होगा इसमें, देखो इस विधि में जब पिस्टन के द्वारा दाब लगाया जाता है, देखो पिस्टन नहीं आया, पिस्टन के द्वारा दाब लगाया जाता है तो विलयन में से निकलकर विलायक के अणु, सही बात है, विलायक के अणु विलयन में से विलायक में प्रवेश कर जाते हैं। जब पिस्टन के द्वारा दाब लगाया जाता है तब विलयन में से विलायक के अणु, अभी विलायक के अणु इधर से इधर भाग जाएंगे, जो इधर आए थे ना इधर जाएंगे। चल बेटा इधर जा। कौन से वाले, कौन से वाले, ये विलायक के अणु विलयन में जब दाब लगागे ना तो अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली हो इसमें से केवल विलायक के अणु जा सके, मिक्स तो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये झिल्ली ऐसी दाब लगाकर ना, इसमें जो ऐसी झिल्ली लगाना किया, इसमें से सिर्फ विलायक के ही अणु जा सकते, विलय के नहीं जा सकते। मिक्स तो होंगे, मिक्स होने के बाद क्या होगा, जैसे हम दाब लगाएंगे, दाब लगाकर सब अलग हो जाएंगे। ये बच्चे उस कमरे में चले तो जाएंगे, सही बात है। वहां 10वीं क्लास के बच्चे बैठे होंगे, उनके साथ बैठ कर बातचीत कर रहे हो, और हाय भाई कैसे हो, मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद पीछे तरफ डंडा लेकर आया, 10वीं बच्चों की क्लास थी, 10वीं तो बैठे रहेंगे। और जब प्रेशर, जिसको प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं गलत जगह आए थे, तो ये इसमें को भाग जाएंगे, फिर आराम से घुस गए दिमाग में बात। सर ने क्या कर यार, क्या 2 मिनट लग रही है, ऐसा लग रहा है ब्याह होगा, लग ना, चल ठीक है, 100 नंबर फालतू आएंगे। देख क्या सीख लो तो बच्चे, सही बात, लग रहा है ब्याह होगा, लग हाँ 100 नंबर कम आएंगे तेरे। ऐसा ऐसा लगा ना, कुछ एक बच्चा है, एक लड़की आई, मैंने पूछा उससे 10वीं क्लास में, मैंने मेरी उम्र कितनी लग रही है, उन्होंने 28 साल। जब उसने कहा ना 28 साल, तो बस मेरा खून फूक गया। चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? ओके ओके सर, ठीक। तो रचना होगी, ये कार्यविधि होगी। अच्छा कार्यविधि में क्या करोगे, कार्यविधि में जो लिखना समझ लो, इसमें ऐसे लिखोगे जब पिस्टन के द्वारा विलयन पर दाब लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से विलायक में प्रवेश कर जाते हैं। अरे भाई लिख लोगे क्या इतना, किसके अणु गए इधर, कहां से निकल कर गए में, किधर भाग गए में, भाई जी आगे तो ऊपर से, नहीं बात है, बच्चे इधर भाग गए, ठीक। उसके बाद जब पिस्टन के द्वारा और अधिक दाब लगाया जाता है तो केस नली में विलायक का तल ऊपर बढ़ने लगता है, ऊपर नहीं चला जाएगा उसका तल। जब पिस्टन के द्वारा दाब लगाया जाता है तो केस नली में विलायक का तल ऊपर बढ़ने लगता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है, और इस प्रकार केस नली में विलायक का तल नोट कर लेते हैं। इस प्रकार प्रासरण दाब का मापन करते हैं।
इस प्रकार केस नली में विलायक का तल नोट कर लेते हैं और इस प्रकार प्रासरण दाब का मापन करते हैं। इस विधि को प्रासरण विधि कहते हैं। पूरी भाषा सुनो जो बताइए, बोल गया समझ नहीं बात यार। चलो, जब यहां से स्टार्ट करना कार्य विधि में, जब पिस्टन के द्वारा विलयन पर दाब लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से निकलकर विलायक में प्रवेश कर जाते हैं। सही बात, समझ में आया बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब पिस्टन के द्वारा दाब लगा जाता है, जब पिस्टन के द्वारा विलयन पर दाब लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से निकलकर विलायक में प्रवेश कर जाते हैं। बोल दोगे इतना। उसके पश्चात जब यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जब यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो केस नली में विलायक का तल ऊपर चढ़ने लगता है या ऊपर उठने लगता है। जब यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो केस नली में विलायक का तल ऊपर उठने लगता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो केस नली में विलायक का तल ऊपर उठने लगता है। ठीक, इस प्रकार केस नली में विलायक का तल नोट कर लिया जाता है। 1 पास्कल लगा, 2 पास्कल, 5 पास्कल, कितने पास्कल दाब लगा। इस प्रकार केस नली में विलायक का तल नोट कर लिया जाता है। इस प्रकार प्रासरण दाब का मापन करते हैं। इसे ही बर्कले हर्टले विधि कहते हैं। इसे ही बर्कले हर्टले विधि कहते हैं। रोक दिया जब मैंने डांस करने को, उसका नहीं रोक दिया, अजीब बात है यार। इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं है। चलो बता, क्या बताया, बात सुन ले, सबका नंबर आएगा, पूछूंगा तुमसे। बार बार दोहराई जाती है और इस प्रकार केस नली में विलायक के तल को नोट कर लेते हैं। इस विधि को ही बर्कले हर्टले विधि कहते हैं। बता, जब पिस्टन द्वारा विलयन पर दाब लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से निकलकर विलायक में प्रवेश कर जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है तो उसके पश्चात केस नली में विलायक का तल बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया ऊपर उठ जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने पर केस नली में विलायक का तल नोट कर लेते हैं। इस प्रकार प्रासरण दाब का मापन किया जाता है। इस विधि को बर्कले या बताए, सबका नंबर आ गया। अटके ना फिर मार तो दूंगा, याद रखना। जन्मदिन मना, छुट्टी मना। पूरी विधि बार बार दोहराएगी। तू बता। इस क्रिया को दोबारा दोहराया जाता है तो बार बार दोबारा इस प्रकार प्रासरण दाब का मापन करते हैं और इस विधि को फलाना लिंका विधि कहते हैं। पिस्टोल, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इनको कर दे रहे हैं रफ, और जो समझा रहे हैं बच्चा उन पे ध्यान लगाना। ठीक है, यहाँ से सवाल आएगा, ये हम तुमको बता दिए हैं। पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे, अकल आ जाएगी कि जहाँ से हम समझा रहे हैं ना वहीं से सवाल आता है। उसके बाद क्या समझाने वाले हैं तुमको देख लो। अब प्रासरण दाब का सूत्र कैसे ज्ञात करोगे? प्रासरण दाब का सूत्र हो, अगली हेडिंग मेरी यही, प्रासरण दाब का सूत्र ज्ञात करना। ये प्रासरण दाब को तो हम पी से प्रदर्शित करते हैं या पाई से प्रदर्शित करते हैं। कुछ किताबों में पाई मिलेगा, कुछ किताबों में पी मिलेगा।
हमने सारी किताबें पढ़ रखी, इसलिए मैं तो पी से प्रदर्शित करता हूँ। समझ नहीं बात? या कुछ किताब वाले पाई से प्रदर्शित करते हैं, मुझे पी पसंद है, चलो पी पसंद होता है, पी पसंद है। अभी नहीं है पी का मतलब पूजा होगी, मुझे कोई मतलब नहीं है उसका। समझ नहीं बात? या क्या पी का मतलब परेश बोल देकर घबराना, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, सर्वना करेगा। इतनी बात बताओ। अब यहाँ अगली आइडिया हमारी परासरण दाब का सूत्र ज्ञात करना। ये बड़े काम की चीज है, जरा गौर से देख रहा है सर। परासरण दाब का सूत्र ज्ञात करना। क्या पेपर में आगा इस तरह कि परासरण दाब का सूत्र ज्ञात कैसे ज्ञात करो? नहीं आनेगा। लेकिन यहां तो जो सूत्र निकल का आगा, वो सूत्र तो काम का है ही, उस पर सवाल आगा पेपर में। तो फिर ये सूत्र कैसे बनाओ? सूत्र वो चीज तुम्हारे काम की, सूत्र कैसे बनाओ? मैं चाहूं परासरण दाब का डायरेक्ट सूत्र लिखवा दूं, फिर इसको न्यूमेरिकल करवा दूं? नहीं, सूत्र कैसे बना पहले वो जान लो। एक बच्चे तो सुना जाएगा कि पहले क्या बताया गया। कुछ 11वीं का कंसेप्ट भी यूज होगा जो तुमने नहीं पढ़ रखा है, इसलिए मैं यही कहीं पढ़ाऊंगा साथ साथ में। समझ में आया बात? ये परासरण दाब का सूत्र याद करना। ठीक, अब परासरण दाब का सूत्र कैसे याद करोगे भैया? पहले नंबर पर जब हम पढ़ते हैं ना, उसका नाम है बोयल का नियम। बोयल एक वैज्ञानिक का नाम था। बोयल, पायल नहीं है, बोयल। बोयल का नियम, ये क्या बोला ये भी समझ लो। बोयल का नियम ध्यान से समझना। अगर किसी विलियन हुई, विलियन की बात कर रही, देखो मैं अपने मुंह से जो बात बोल रहा हूं ना, दिमाग कानों में डायरेक्ट डाल ले करो कि यही बात मुझे पलट कर बतानी। अगर कोई विलियन है, उसका ताप स्थिर है 298 केल्विन, 298 केल्विन ताप उसका टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्थिर होने का मतलब ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, सेम तापमान है किसी विलियन का बंतर में भरा हुआ हो। ठीक, दोबारा फिर समझ लो। ये विलियन है, ये विलियन, इस विलियन का ताप समान हो। जब ताप समान हो, बदल नहीं रहा ताप, तो उसको कहते हैं ताप स्थिर हो चुका। कैसा हो चुका? स्थिर। मान लो लड़का, इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या नाम? कुछ भी बता दे जो तेरे दिमाग में नाम आ रहा हो, तू बता। महक। मान लो जितनी गर्लफ्रेंड का नाम है महक, अगर से कोई इच्छा नहीं है इसकी दूसरी गर्लफ्रेंड, कसमें बात पूरे दे रखे अंदर से, उसकी भी कोई इच्छा नहीं है उसका तीसरा अगला कोई बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि इसका उसका ना चौथा बॉयफ्रेंड था ना। सही बात है। तो अब इन दोनों का जो रिलेशन है ना, सही बात है, फिक्स हो चुका। फिक्स का मतलब स्थिर हो चुका। आगे कोई आकांक्षा नहीं है कि बढ़ेगा घटेगा या उसको छोड़ कर जाएगी या उसे छोड़ कर जाएगा। तूने रो तू क्यों रोने लगी? मैं कुछ नहीं बता रहा, इस बात पर रोने लगी बता। चल रहने दे, बात नहीं बताने का। तो जतिन का और महक का, महक थी ना, जतिन का और जो महक का रिलेशन था ना, वो स्थिर हो चुका, स्टेबल हो चुका। अच्छा, इसे बोलते हैं। ये विलियन ना, इसका टेम्परेचर ना, ताप स्थिर हो चुका, ना तो बढ़ने का ना घटने का। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो 25, 27 तो 27, 298 केल्विन तो 298 केल्विन, नो चेंज। अब बताओ स्थिर का मतलब समझ आया नहीं है? विलियन का क्या चीज स्थिर? ताप। एक विलियन का आयतन, वॉल्यूम जिसे कहते हैं, कितना वजन है इसके अंदर, कितना पानी, कितनी मात्रा भरी हुई इसके अंदर विलियन की, उसे होते हैं वॉल्यूम। हिंदी में कहते हैं आयतन। ये विलियन, इस विलियन का जो आयतन है ना, वो आयतन, अब ने इस पर दाब भी लगाया, दाब लगाया, इसका नाम है समानुपाती। लेकिन बदल जाएगा, अगर जाएगा इसे व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे हैं। देखो विलियन पर जो लगाया गया था, ये विलियन, विलियन पर जो लगाया गया था उसे पी से प्रदर्शित करते हैं। विलियन पी का मैं पूछूं, पी का क्या नाम है? गुरुजी विलियन पर लगाया गया पिस्टन के द्वारा दाब, पिस्टन के द्वारा विलियन पर लगाया गया दाब जी। ऐसे बोल सको जी विलियन पर लगाया गया दाब, दाब विलियन पर लगाया गया दाब। उसके जब स्थिर ताप पर विलियन पर लगाया गया दाब, ताप इसका स्थिर है, मैं भी कह रहा हूं इसके क्या चीज, ताप टेम्परेचर फिक्स का। स्थिर ताप पर विलियन पर लगाया गया दाब, विलियन पर लगाया गया दाब, उस विलियन के आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम के नाम का वी लिख देंगे। सही बात या? स्थिर ताप पर विलियन पर लगाया गया दाब विलियन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो नीचे उल्टा हो, ये नीचे हो, ये उल्टा संबंध हो, उल्टे को हम व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कह सकते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कह सकते। स्थिर ताप पर विलियन पर लगाया गया दाब, सुनूंगा ये भाषा ना बताई गई ना, फिर देख लेना, यही बोल के नहीं, मैं यही बात लिखनी, यहाँ खुद लिख कर दिखानी अभी कि ऐसा बताया जी आपने कि स्थिर ताप पर विलियन पर लगाया गया दाब। बोल दो क्या बात, बोल कर दिखाइए, क्या कहा?
विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, ये वी ऊपर ऊपर होता ना तो कहते हैं समानुपाती होता है। अगर ऊपर होता तो कहते हैं समानुपाती होता है, अगर नीचे ना तो बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या, उल्टा। अगर आयतन बढ़ेगा ना तो दाब घट जाएगा, अगर आयतन घटेगा ना तो दाब बढ़ जाएगा। ये उल्टा होने का मतलब, यानी इस विलयन का तुमने आयतन घटा दिया, कम कर दिया, इसका आयतन की मात्रा विलयन की कम कर दी, हटाओ इसमें तो 1 लीटर बाहर निकाल लो, चलो विलयन का आयतन कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा, प्रेशर और ज्यादा प्रेशर लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तुरंत इस पर। समझ नहीं बात, मान लो तुमने इसके अंदर और सारा पानी भर दिया, और सारा पानी भर दिया, तुमने आयतन बढ़ा दिया इसका, और 1 लीटर पानी डाल दिया इसमें, आयतन बढ़ा दिया तो दाब कम हो जाएगा, कम दाब लगेगा इसको। कहां तक लगाओगे, बहुत सारा पानी ना। मान लो इस कमरे के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे, 12वीं क्लास के बहुत सारे बच्चे हो गए, पूरा भरा पड़ा, सही में तो मुझे ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा, ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा, नहीं सोटा सबको बजाना पड़ेगा, थक जाऊंगा मैं बजाता बजाता, चलो भागो इनको, भागो भागो भागो, ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मात्रा बढ़ेगी ना, आयतन बढ़ेगा, बच्चों का आयतन बढ़ेगा उधर। समझ नहीं बात है, मान लो 4-5 ही बच्चे बैठे हुए तो मुझे कम दाब लगाना पड़ेगा, नहीं 4-5 डंडी मारनी पड़ेगी, चल चल भाग गया, चल चल, ऐसा कर, इतनी बात बताओ समझ। इसका मतलब अगर आयतन को बढ़ा दो ना तो दाब बढ़ जाएगा, इससे दाब घट जाएगा। अगर किसी विलयन का आयतन घटा दो तो दाब बढ़ जाएगा, इसे घटा देंगे बढ़ जाएगा, इसे बढ़ा देंगे घट जाएगा, इसे कहूं उल्टा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। अच्छा नहीं बताओ, बॉयल का नियम अगर लिखना चाहो तो लिख दोगे, कैसे लिखोगे समझ लो। स्थिर ताप पर किसी विलयन पर लगाया गया दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन पर लगाया गया दाब विलयन की, समझ गए, विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही बॉयल का नियम कहते हैं, जो नहीं लिखना बस होता है। अगर लिखोगे बॉयल का नियम कहते हैं तो कक्षा 11 में पहुंच जाओगे, कक्षा 11 से बाहर निकल के यहाँ आए हम क्यों कर रहे हैं सारा, क्यों पढ़ रहे थे बॉयल के नियम को, ताकि हम दाब निकाल सके। परासरण दाब का सूत्र ज्ञात करना, हेडिंग देखो पूरा खोल के, परासरण दाब को कैसे परिभाषित करते हैं, पी का सूत्र बनाना। इस लाइन का मतलब समझ में आया, पता क्या मतलब बताया, शाबाश गुड। परासरण दाब, यस सर जी बोल लीजिए। दूसरा एक और लिख दोगे सर, बता क्या बताया, ठीक तो बता, तो बता, इस ताप पर और स्थिर ताप पर लगाया गया, किस पर लगाया गया, विलयन पर क्या लगाया गया, दाब, तो बोल, दाब विलयन के आयतन के समानुपाती होता है, विलयन के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, नींद चढ़ रही, किसका नियम है, पायल का, ठीक है, पायल की याद आ रही है, खन के तेरे पैरों में जंजीर तब, गाना सुना है, नहीं सुना, सुनी भी ना, तेरे काम का पढ़ने में ध्यान देना, चलो जाओ। एक और इस कहते हैं चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम क्यों पढ़ रहे हैं नियम से, ताकि प्रसरण दाब का क्या ज्ञात करा जा सके, सूत्र। वो सूत्र क्यों ज्ञात करना चाह रहे हैं हम, ताकि न्यूमेरिकल करा जा सके। न्यूमेरिकल क्यों करना चाह रहे हैं हम, ताकि पेपर में आराम से कर सके। पेपर में क्यों करना चाह रहे हैं हम, पास क्यों होना चाह रहे हैं हम, ताकि हम अपना भविष्य बना सके। भविष्य क्यों बनाना चाह रहे हैं, ताकि एक लुगाई मिल सके, सही बात है। वो क्यों करना चाह रहे हैं हम, ताकि उसके बच्चे पैदा हो सके, मतलब हस्बैंड, समझने की बात है, बच्चे क्या सेवा कर सके। अगर ये नहीं करोगे ना सारा मामला पूरी चेन खराब हो जाएगी। एक न्यूमेरिकल दे समझ रहे हो इससे, ठीक, कितना बड़ा जुगाड़ है इसका, देख लो। पी चार्ल्स का नियम, इस बार तो ताप स्थिर था, इस बार ताप नहीं स्थिर है, आयतन स्थिर है। इस बार तो ताप स्थिर था, बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम आयतन स्थिर। जब आयतन स्थिर हो ना तो बस ये हो ना, फिर ताप के समानुपाती हो जाओ। विलयन पर लगाया दाब ताप के समान, दाब बढ़ाओगे तुरंत ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ाओगे दाब बढ़ जाएगा। आ जाओ देखो 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 देखो, देखो। इसे कैसे पढ़ोगे, स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन पर नहीं,
स्थिर, उस स्थिर तापमान नहीं, स्थिर आयतन पर, इसमें आयतन नहीं है ना, स्थिर आयतन पर विलयन पर लगाया गया, विलयन पर लगाया गया दाब, विलयन पर लगाया गया दाब कौन से क्या चीज स्थिर आयतन, स्थिर आयतन पर विलयन पर लगाया गया प्रसारण दाब विलयन के ताप के समानुपाती होता है, बाप के नहीं ताप के, किसके, बाप के, ताप के। पता लग गया, बता क्या बताया, ताप, ताप स्थिर है, यहां से आयतन, किस पर आयतन पर लगाया गया दाब, विलयन पर लगाया गया दाब। अब बता, पहले शुरू तो बता, शुरू तो बता, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर कोमल लगा, फिर विलयन पर लगाया गया दाब, विलयन के, किसके, विलयन के ताप के, मजा ही नहीं आ रहा, टेम्परेचर तू बता, तू बता, ये बता, ठीक है भाई, बताइए करे क्या बताया, हाँ, आयतन पर प्रसारण दाब, विलयन नहीं, किसके, ताप के, ठीक है, मतलब टेम्परेचर है, ताप, ठीक। तीसरा, तीसरा फंडा, अभी सूत्र नहीं हुआ, जब तक सूत्र नहीं याद होने का ना तब तक मैं इस तरह तुम्हें बर्बाद करता रहूंगा। अब अवोगाड्रो का नियम, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो नहीं है, अवोगाद्रो, ठीक, चलिए इसे देख लो, वान ठाप का अवोगाद्रो का नियम, वान ठाप का, वान हाफ का अवोगाद्रो, ये भी बड़ा डेंजरस है, वन हाफ का अवोगाद्रो का नियम, इसको पक्का छेदूंगा तुम्हें, पक्का एक चट्टा तुम्हारे सुनकर मारूंगा उसको, ठीक है, गौर तो देखो, जो विलेन है ना, विलेन पे जो लगाया गया प्रसारण दाब, गौर से एक ही बार बताऊंगा, पक्का मैंने कहा पक्का छेदूंगा इसको, वन हाफ का अवोगाद्रो का नियम, इसमें क्या हो, पी 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 प्रसारण दाब कैसे याद करना चाह रहे हैं ना, इसलिए पी 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 कर रखी हमने, पी पी बजा रखी है, इसलिए पता लगा पी 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 क्यों बजा रखी है, क्यों, क्योंकि क्या याद करना चाह रहे हैं हम, उसकी प्रसारण दाब का सूत्र याद करने के लिए, ध्यान से सुनना, प्रसारण दाब का, तो विलेन पर लगाया जो प्रसारण दाब है ना, पिस्टन के द्वारा जो विलेन प्रसारण दाब लगाया जा रहा, वो उस विलेन के अंदर जो पदार्थ हो, पदार्थ के मोलों की संख्या के समानुपाती हो, इसका नाम पदार्थ के मोलों की संख्या, क्या हो, समानुपाती, दोबारा फिर समझ लो, विलेन पर लगाया गया प्रसारण दाब, विलेन के अंदर पदार्थ के मोलों की संख्या के, जो भाषा बताई ना भाई, रट लो दिमाग में, पदार्थ के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, विलेन पर लगाया गया प्रसारण दाब पदार्थ के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। अब भी यहाँ इस क्लास में आज भी नर्सरी वाले बच्चों की तरह पढ़ाया जाए, 12वीं वाले बच्चों को, सोच सको कौन सा मास्टर नर्सरी वाले बच्चों की तरह पढ़ाता होगा, किसी की हिम्मत नहीं है, हैं करके निकल जाए टीचर, हैं हाँ हूँ हो वाह, ये चल रहा क्लास सब, हमें आज भी इस तरह पढ़ाऊंगी कर, तुम कक्षा 5-6 में बैठे हो, बोलो 2 ही कम 2 दूनी, ऐसे नहीं पढ़ा जा रहा, ऐसे तो चल जाएगा, ऐसे पढ़ाई यही हो, बच्चे 12वीं में सोचा नहीं पता बहुत बड़ा कलेक्टर बन गया दिखा है 12वीं क्लास में, यहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ तो कान पर लगा सीधा, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कौन दिक्कत छो, जादूगर इधर 1 2, इसे समीकरण 3 मान लो, मुझे इसकी सेटिंग बढ़िया लग रही, चलो 3 मान लो, सेटिंग शूटिंग था क्या करना मैंने, दौलत शोहरत क्या कर ली, प्रसारण दाब के कितने सूत्र आए निकल, सूत्र नहीं है, 3 समीकरण बन चुकी है, ये एक प्रकार से दिख रहा है ना, समानुपाती का जैसे चिन्ह दिख रहा है, इससे देखकर डरोगे तुम, क्या है, क्या जो बोलना ढंग से बोलता हूँ, इससे
ये एक प्रकार का बराबर का ही काम कर, समझ में आई बात है, एक प्रकार का बराबर का डरना नहीं इससे। इन तीनों का एक ही सूत्र बनाना हम, मैंने कहानी ऊपर लिखा हुआ देखो, प्रसन्न दाब का सूत्र याद करना। अब तक एक सूत्र थोड़ा बना है, तीन तीन सूत्र निकाल कर बैठ के तीनों का एक बना के दिखाओ। तो यहाँ लिखेंगे तीनों समीकरण को मिलाने पर, 1 2 और 3 लिखोगे, तीनों समीकरण को मिलाने पर मिला दोगे तीनों। काला धागा अच्छा लग रहा है, ये तो एक बच्ची ने लगा दिया। तीनों समीकरण को मिलाने पर, मिला दोगे, कैसे मिलाओगे? पी पी पी, मजा आ रहा है, सब जगह पी पी पी, मैं तो सब पी, तीनों पी के नाम का एक पी लिखूंगा, मिलाने का ये मतलब हो, जब यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है। एक तो तरीका में 3 बार पी लिखो, उनमें तो नहीं, हम तो एक ही बार पी लिखेंगे, ऐसे मिलाया जा, एक समानुपाती ये समानुपाती समानुपाती, एक सिंगल ही लिखो, सिंगल सिंगल, ऐसे मिलाया जा। ऊपर एक यो टी है, यो एन, एन की टी में और गुणा कर देंगे, नीचे वी आ जाएगा, ऐसे बैठेगा एन टी बटे में कितना बैठेगा वी। यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है क्या हुआ? पता क्या हुआ? एन की टी में गुणा करी, बटे में क्या जाएगा वी, वही हुआ। देखो एन की क्या करा हमने, तीनों समीकरणों क्या कर लिया, मिला दिया। क्यों कर रहे हैं सारा कांड? हो सूत्र तो ज्ञात करो क्या होगा, उसके बाद नहीं पूछ रहा खबर, उसके बाद तो तुम बता, बच्चों भी प्रभाव पड़ेगा, तुम छोड़ दो, बच्चों भी प्रभाव पड़ेगा, सोच लो। एक न्यूमेरिकल तुम्हारे बच्चों की जिंदगी खराब कर देगा, सही बात है। मैंने अगर तुम न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो, अगर तुम सूत्र नहीं पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल नहीं करोगे, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम अगर तुम्हारे पेपर नहीं दे पाएंगे, पेपर दे पाओगे तो फेल हो जाओगे, नंबर कम आगे, तुम्हारी नौकरी लगने लगेगी, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे बेकार आ जाएंगे, बेकार जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या करना, एडिशन करो, क्या मतलब? हाँ नहीं थी, बढ़िया काम कर रहा, ठीक है, तो एन से मिला एडिशन। चलो ठीक है, ठीक है उस्ताद जी, उस्ताद ओके उस्ताद। चले, अब एक सूत्र तैयार करना मुझे इसका, अभी सूत्र नहीं बनना है, जब तक सूत्र नहीं बनने का ना तब तक दर्द हो जाएगा। क्या होता रहेगा? दर्द। क्या की रो रही इसकी सर? चलो तीनों समीकरण मिलाएंगे। अब एक सूत्र और हो, बचपन में पढ़ा था हमने इस चैप्टर की जब शुरुआत चल रही थी, एन अपॉन वी बराबर सी, एन अपॉन वी बराबर सी पदार्थ के मोलों की संख्या है, यहां भी बताया था मैंने, एन का नाम पदार्थ के मोलों की संख्या, ये वी है ना, इसका नाम है वी लेने का आयतन, सी का नाम है पदार्थ की सांद्रता, वी लेने की सांद्रता, वी लेने की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वी लेने की सांद्रता। जहां एन बटे वी दिख जाना उसकी जगह सी लिख सको, दिख रहा कहीं से एन बटे वी इसमें दिख रहा है? हाँ है, तलाश मुझे एन बर पी समानुपाती सीटी, सीटी स्कैन है सीटी, ठीक। लेकिन एक बात बताऊं तुम, जब भी हम मैथमेटिक्स का रूल कहता है, ये कहता है गणित क्या कहता है, ये कह रहा तू इसे हटा, तू इसे हटा, जब भी इसे हटा कांस्टेंट आ गया, मैंने कहा ये क्या थिएटर है, अगर हटा दो सर इसकी जगह बराबर लगा के दिखा दो, मैंने कहा बराबर लगा दिया, क्या क्या कर लगा जो तू, अगर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, मैंने ये क्या हो, हाँ आर हो, अच्छा आर सी टी। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा अपने हिसाब से याद रखने के लिए कुछ ऐसे लिख देता हूँ, P बराबर सी आर टी, मैं ऐसे याद रखता हूँ P बराबर सी आर टी, या P बराबर सर्ट, सी आर टी सर्ट, तो P बराबर सर्ट एंड सर्ट, P बराबर सर्ट, यही सूत्र, P बराबर सर्ट सी आर टी, समझ बात है, याद रही बात है। अब इनमें सब चीजों का मतलब, इस सूत्र को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस सूत्र को सुंदर बनाया जा सके, सच में ही सुंदर कैसे बनाया जा सके, गौर तो समझना, P बराबर सर्ट सूत्र आएगा समझ में, कैसे निकल का आया, इस पर न्यूमेरिकल होगी, P बराबर सर्ट सी आर टी, इसमें आर का मतलब भी जानेंगे, पी का मतलब भी, सी का, आर टी का, सबका नाम हिंदी में लिखवाने वाला हूं। पहले इस ना मैं असली रूप में बनाना चाह रहा हूं, और देख लो इसका असली रूप क्या होगा, इसका रूप देखो, असली रूप क्या होगा। तो सी बराबर क्या सूत्र, सी बराबर एन अपॉन वी नहीं है, यहां रखिए एक P बराबर
एन अपॉन वी कितना बैठेगा आर इंटू टी, वी किस में गुणा कर दो पी वी बराबर एन आर टी। जो पी वी बराबर एन आर टी आया है ना, ये बड़े काम की चीज है। इसे ना हम इसी चीज को हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। आदर्श गैस समीकरण, हाँ कक्षा 11 में पढ़ाया जाए, कक्षा 9 में पढ़ाया जाए कि आदर्श गैस समीकरण का सूत्र क्या हो, पी वी बराबर एन आर टी हो। कुछ किताबों में पी की जगह ना पता क्या लिखा हुआ पाई, तो मैं लिख सका पाई बराबर 60। मैंने बता रखा है देखो पी की जगह हम पाई भी लिख सका, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ लेकिन मैं पी लिखता हूं। तो पी वी बराबर एन आर टी ना, जो आदर्श गैस समीकरण है, ये आदर्श गैस समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक, लिख देते हैं यह आदर्श गैस समीकरण का व्यापक रूप है। यह आदर्श गैस समीकरण, जब भी पूछो आदर्श गैस समीकरण का व्यापक रूप क्या है, पीवी बराबर एनआरटी। बहुत सारे पेपर वहां, बहुत सारे पेपर कोई टीचर डायरेक्टली पूछ लो तुमसे कि बता आदर्श गैस समीकरण का व्यापक रूप क्या हो, जी पीवी बराबर एनआरटी हो। आदर्श गैस समीकरण का व्यापक रूप, ये आदर्श गैस समीकरण का व्यापक रूप, कोई दिक्कत? कौन सा रूप? किसका? कौन सा रूप? यस और नो? आर श्योर? आर श्योर? ओके। पीवी बराबर अब सवाल है इसे और भी सुंदर बना जा सका सवाल करने के लिए। कितना सुंदर बनाओगे सर? एन का भी सूत्र हो एक अलग सर, ये तो पदार्थ के मोलों की संख्या, अब पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने का सूत्र हो, पीछे में तुम पढ़ा चुका हो, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम। डब्ल्यू का मतलब वो वेट, भार, पदार्थ का भार। अगर पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी, पदार्थ का भार ऊपर रख दो, अणुभार नीचे रख दो। अणुभार भी मैंने बहुत सारे लिखवा रखे पदार्थों के, पदार्थ का भार तो ऊपर रख देंगे, अणुभार नीचे रख देंगे, एन का मान निकल जाएगा, फिर यहाँ रख देंगे। तो क्यों नहीं इस सूत्र को हम और आसान बना सके, एन की जगह लिख सके पीवी बराबर, देखो क्या बैठे, कैसा बैठेगा, पी वी बराबर में एन का मान लिखो डब्ल्यू बटे में कितना एम, गुणा में कितना आर, गुणा में कितना टी। यूवी ये नीचे नहीं चले जाएगा, ऐसा दिखाई देगा पी बराबर डब्ल्यू बटे एम वी गुणा आर गुणा टी। प्रसरण दाब का सूत्र आया निकल गया। किसका सूत्र आया निकल गया? कौन से दाब का? इतनी बात बता समझ में नहीं आई। कभी कभी ये सूत्र यूज होगा, कभी कभी ये सूत्र यूज होगा। अब सवाल है इसमें कौन सूत्र में कौन कौन सी चीज है, क्या क्या नाम है, ये पता होना चाहिए तुमको। मैं लिख देता हूं जहां, जब सूत्र लिख दोगे ना उसके बाद ये सब चीजें लिख दी। जहां, जहां का मतलब है, पी का मतलब बताना, पी का मतलब तुम खुद लिखोगे, पी का मतलब बता दो क्या है, पी का मतलब यही तो नहीं पता तुम, व्हीलन पर लगाया गया प्रसरण दाब। अब बोल लो, लिख दोगे पी का मतलब खुद। मैं अपना मार्कर बचा रहा हूँ और समय बचा रहा हूँ, बहुत समय बचाओ। अच्छा वी का मतलब क्या है बताओ? विलियन का आयतन वही लिखना, बदलना लिखे। आर का मतलब बता दो चलो, आर का नाम है गैस नियतांक। क्या नाम है? और आर का मान फिक्स हो, कांस्टेंट हो, ठीक, इसका मान याद रखना, इसका नाम है गैस नियतांक। गैस नियतांक, और गैस नियतांक इसका मान 0.0821 याद रखना हो। एटीएम, क्या नाम? एटीएम बटे मोल केल्विन, एटीएम बटे मोल केल्विन, ये इसका मात्रक है। याद रखना, मैंने पूछो आर का नाम क्या हो जी, गैस नियतांक, आर का मान कितना हो जी 0.0821 हो, जरूरत पड़ेगी इसकी। उसके बाद बताओ उसमें और क्या है, टी, टी का नाम है परमताप, परमताप हो 298 केल्विन, कितना हो, याद रखना है। पी का हो गया, आर का हो, पी, और एन का नाम बताओ, एन का नाम पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की ठीक। कैसे लिखे जाएगा? जहां जो लाइन लिखे जाएगी मैंने तुम बोल के बताई। स्थिर ताप पर किसी विलयन का किसी विलयन पर लगाया गया प्रसरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फिर इसे लिख देंगे, फिर अगली हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे स्थिर आयतन पर किसी विलयन का प्रसरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, फिर इसे लिख देंगे यहां तक। उसके बाद लिखेंगे वान ठाप का अवगाद्रो का नियम, लिखेंगे विलयन का प्रसरण दाब पदार्थ के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, फिर लिखेंगे तीनों समीकरणों मिलाने पर धड़ 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 यहां तक, पेज लिख देंगे यहां तक।
लिखो भी। अच्छा ये कहां से ये घर से लिखना, टाइम बच जाएगा। 56 लोगों का हाथ तक केक खाया फिर भी तेरा मन नहीं भरा, कम क्या कर, मोटापा बढ़ जाएगा। केक ब्रांड भी तो कर रखा था ना, मुंह पर लगा रही केक, लोग को खाने को नहीं मिलता है, मुंह पर लगा रहे कानों पर बालों पर। असल में उन्हें जानकारी नहीं है ना। हर रोज रात को कई करोड़ लोग ऐसे जो 3 दिन में 1 दिन का खाना खा रहा हो। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट कहती है कि 3 दिन में 1 बार खाना मिला उन्हें, ऐसे लोग भी हैं। और कुछ लोग इतने दिखता है कि वे केक को उठाकर मुंह पर लगाना शुरू कर देंगे। खाना तो नहीं, कहीं का कल्चर है, भोजन को बिरान करना नहीं आया, ऐसे कल्चर का क्या करना। अगर ऐसे जन्मदिन हो तो मैं तो कभी भी ना मनाऊं। तेरे जन्मदिन की बेइज्जती नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। अगली बार जन्मदिन मनागी ना तो एक ही बात बोलिए, कहना आई डोंट लाइक दिस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट वेस्ट फूड। तो फूड को सेव करना चाहिए भाई। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो फुटपाथ पर सोचते हैं खाना नसीब नहीं होता, तो किसी के हलक पर थोपड़े पे पहले ये सफेद सफेद केक लगाने से पहले सोच लेना, ये जो तुम किसी थोपड़े पे लगा रहे हो, किसी का भोजन भी हो सकेगा। एक रेस्टोरेंट के बाहर ना, रेस्टोरेंट क्या, हाँ एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लड़के बर्थडे बना रहे थे और केक को ऐसे उड़ा रहे थे, ऐसे उसके मुंह में मार रहे थे फेंक फेंक कर। दूसरी तरफ कोई बेगर भिखारी जिसे बोलते हैं, हाथ में कैच कर रहा था, काश हाथ माजा, नीचे से ठा के उसमें चुन चुन कर खा रहा था। इस तरह का वीडियो देखा मैंने। तो क्या हो, समाज को सीख देने के लिए तो इतनी गरीबी देश में, इतनी भूखमरी, तो समझो प्लीज, सिंसियरली समझदार इंसान बनो। सही बात, दुनिया की भेड़ा चाल में पड़ोस के 5 लोगों को देखा, हम मुंह पर केक लगाते हैं, हम 6ठे नंबर हम भी लगाएंगे केक। समझ बात है। मैंने बच्चे अपने बच्चों बहुत डांटा, नदी में जाकर केक रख कर काट कर नदी में ही मुंह पर लगाओ फिर रहे। मैंने सबको मैसेज करा, मैंने कहा जाओ, 10-12 लड़के थे, मैंने किधर आओ, ऐसा कर बढ़िया कर क्लास लगा, आज तक उन्होंने हिम्मत नहीं पड़ी। सही बात है, तभी किसी के मुंह पर केक लगाओ। इन सब चीजों को ध्यान नहीं देता ना, हम इतनी मस्ती पे चले जा, कितना वेस्ट करते हो भोजन। इस भोजन को उठाकर किसी गरीब आदमी को बांटा तो जा सकेगा, जिसमें खाने के लिए भोजन नहीं है। तो समझो इन सब चीजों को, ये संवेदनशील मुद्दे हैं। हम उसमें लिप्त हो रहे हैं, मौसम बेवकूफ आदमी बन रहे हो तुम। तो कभी भी ना करो, जो करो ना उसका खंडन करो, सीधा मना करो सब, क्या कर रहे हो तुम ये। इन सब चीजों को ध्यान नहीं देता, बस ध्यान दे हाँ कितनी खुशियां हो रही, हलक पक के केक लग रहे। सही बात है, इनके ऊपर केक उड़ा रखे। समझो, भावनाएं समझो, समझते समझो। देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, देयर आर मैनी प्रॉब्लम इन दिस कंट्री इन दिस टाइम। इस चीज को समझना नहीं होगा। इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की जनसंख्या हमारी। इस 150 करोड़ की जनसंख्या में तो 80 करोड़ लोग ऐसे जो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे, गरीबी रेखा से नीचे है। सही बात है, हमारे यहाँ की जो गरीबी रेखा ना वो खुद ही गरीब है। तो इतनी गरीब है हमारे यहाँ की जो गरीबी रेखा वो खुद ही गरीब है। चलो अगली बार केक मंगाएंगे, ध्यान रखना सिंसियर तौर पर, अच्छे तरीके से। अब हम क्या समझना अब क्या समझना हम, अब नई चीज समझनी है हमें, उसका नाम है न्यूमेरिकल। अभी मैंने एक सूत्र निकाला, सूत्र को क्या निकालना, सूत्र निकालना पीवी बराबर एनआरटी। एनआरटी ये है, तो पीवी बराबर एनआरटी, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम, ये सूत्र हो, ये भी तुम जानते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने रखा था पीवी बराबर डब्ल्यू बटे एम आर टी। इस सूत्र का भी हम प्रयोग करने वाले हैं। जैसे जैसे वी को नीचे ले जा सको, ये सूत्र हमारा पीवी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर गुना टी। आर का मान याद है ना, आर का मान अभी लिखवाया था 0.0821, इतना याद रख लेना। टी का मान परमताप 298 केल्विन, 298 केल्विन, टी का मान 298 केल्विन। डब्ल्यू का मान सवाल में देके जाएगा, एम का मान सवाल में देके जाएगा, वी का मान सवाल में देके जाएगा, और पी का मान पूछेगा, प्रश्न दाब ज्ञात करो। अब सवाल लिखवा रहा हूँ तो सवाल लिखो कि पहला न्यूमेरिकल, इस सूत्र के ऊपर पहला न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट पेपर में भी आ रखा। और जब किसी के पास किताब हो ना, उसमें तो ढूंढ ढूंढ कर सवाल करो कि प्रश्न आपका सवाल कहाँ। एक भी सवाल ना छोड़ दो उसका, छोटा हो बड़ा हो, 1 नंबर का हो 2 नंबर का हो, सब लिखो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सवाल लिखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6% यूरिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6% यूरिया। यूरिया, अच्छा यूरिया का सूत्र पता, NH2CO NH2, ये लिखना यूरिया के ब्रैकेट में। यूरिया विलयन का प्रसारण दाब याद करो, यूरिया विलयन का प्रसारण दाब याद करो। पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड लिखा ना तुमने, 25% लिखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6% यूरिया NH2CO विलयन का प्रसारण दाब याद करो। इसका मतलब समझो, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है ना टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। चलो सबसे पहली बात लिखेंगे सवाल में, जब भी इसका उत्तर करेंगे तो कैसे करेंगे इसका उत्तर। सबसे पहले देखेंगे पूरे सवाल में दे क्या रखा और पूछना क्या चाह रहा। एक बार सवाल को पूरा तभी से पढ़ो, दोबारा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को भूल जाओ, समझ कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर परम ताप की बात चली तो परम ताप का मान होता है, टी का मान कितना हो, 298 केल्विन। इसका मेरे पास मान है, इसका आर का भी मेरे पास मान हो, बताओ आर का मान कितना हो, 0.0821। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू का मेरे पास मान नहीं है। इस सवाल को पढ़कर देखो, 6% लिखा हुआ कहीं लिखा हुआ, इसका 6% का मतलब समझो क्या हो, 6% यूरिया, 6% का मतलब 6/100। यानी अगर पूरे विलयन का भार 100 ग्राम है ना, उसमें तो 6 ग्राम पता क्या है यूरिया, ये यूरिया का भार दे रखा है। यूरिया का भार का मतलब है डब्ल्यू का मान दे दिया, स्मॉल डब्ल्यू का मान, पदार्थ का भार दे दिया, पता कितना दिया, 6 ग्राम। 100 ग्राम पूरे विलयन का भार, उसमें 6 ग्राम यूरिया। यूरिया 8% होता तो कहते 100 ग्राम में 8 ग्राम यूरिया। यूरिया 20% होता नहीं, 20/100 लिखते, 100 ग्राम में 20 ग्राम यूरिया। यूरिया ऐसे करते। तो यहाँ डब्ल्यू का मान दे दिया 6 ग्राम, 100 ग्राम पूरा विलयन का भार, सही है। अब सवाल है इसमें अणुभार की जरूरत पड़ेगी, जो यूरिया आयो और यूरिया का अणुभार मैंने पहले बता रखा 60 हो, निकल भी रखा है, कॉपी खोल कर देख लो, पिछले क्लास के लेक्चर में सब बता रखा है कि यूरिया का जो अणुभार हो ना, अणुभार को हम एम से प्रदर्शित कर, इसका अणुभार हो 60, कितना हो, किसका अणुभार हो, यूरिया का। यूरिया का सूत्र क्या हो, NH2CO NH2, क्या सूत्र हो उसका, मतलब अणुभार कितना हो उसका 60, निकालना सिखा रखा है, पिछली क्लास देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा, सब चीज मिल गई, ठीक। अब सवाल है आयतन कितना दे रखा है इसका, देखो सवाल को पढ़ो, देखो पूरा 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 पढ़ो सवाल को, दे दो ना क्या। जब विलयन का आयतन नहीं देकर रखा ना, तो विलयन का आयतन एक मान के चले, 1 लीटर, कितना मान के चलेंगे, 1 लीटर। जब नहीं दे रखा तो कितना मान के चलना, जितना बताऊं इतना। दोबारा फिर समझ लो, टी का मान कितना दिया, 298 केल्विन। आर का मान कितना दिया, डब्ल्यू का मान पता लगा कैसे निकला, 6% दे रखा था, 6% का 6/100 हो, पूरे विलयन का भार अगर 100 ग्राम है ना, उसमें 6 ग्राम यूरिया। यूरिया 8% होता तो 8 ग्राम होता यूरिया, 20% होता तो 20 ग्राम यूरिया यूरिया होता। उसके बाद यूरिया का सूत्र NH2CO NH2, इसका अणुभार निकालना सिखा रखा है, पिछली 2-3 क्लास देखोगे सब समझ में आ जाएगा, अणुभार 60 कहां आया हो, समझ में आया बात, या सब रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ क्लास। उसके बाद आयतन, जब आयतन नहीं दे रखा तो 1 लीटर मान के चलना, कितना, 1 लीटर, यानी 1 लीटर में बात कर रहा हो। जब नहीं देकर रखा तो इसका मतलब 1 लीटर में बात करो, ठीक। जो कुछ जहां कुछ नहीं होता वहां एक हो ना, सूत्र हमारे पास। अब बताओ सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र हमारे पर पीवी बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम गुणा आर गुणा में भैया टी। कैलकुलेशन कैसे करनी है भैया, देखो पी जुगा तू, पी का मान तो जुगा तू निकालना, जो निकालना जुगा तू लिखना, इनके बीच में कुछ भी चिन्ह तो गुणा का चिन्ह हो। वी का मान कितना, 1 लीटर लिख दो, यहाँ से लीटर मत लिखिए, 1 ही लिख देना खाली। डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का मान देख के बताओ, स्मॉल 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे भैया। स्मॉल डब्ल्यू का, इसे एम का मान बताओ 60, तो 60 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे। आर का मान लिखेंगे, आर का मान 0.0821 गुणा टी का मान होता है भैया, टी का मान 298 केल्विन। इसे कैलकुलेट करना, और ये कैलकुलेट करना मैंने कैलकुलेशन की क्लास में समझा रखा। जो पीछे क्लास ले रखी ना, मैं सारी क्लास रिकॉर्ड पड़ी हुई, उन 2 क्लास में कैलकुलेशन करनी सिखाई थी। एक क्लास और लूंगा मैं कैलकुलेशन की, 6 कम 6, 6 दूसम 60, ऐसे कट जाओ। अब 10 में भाग देंगे, तो 10 तो भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ तक इनका खिसक जाएगी, भाग देंगे पॉइंट 1 अंक खिसक जाएगी, या ऐसे कह दो पॉइंट ना 1 अंक इधर खिसक जाएगी। अब गुना करो तो पॉइंट इधर भाग जा,
भाग करो तो पॉइंट इधर भाग जा, गुना करो तो इधर भाग जा पॉइंट भाग करने को। या ऐसे क्या दो, 200 काट 200, 2 पंजे 10 और 200 कट जाएगा, या जब हार्ड पड़ जाएगा। इससे बढ़िया पता क्या करोगे, इसी पॉइंट को ने एक अंक इधर खिसका दो तो बैठेगा पी की एक गुणा करेंगे पी आ जाएगा, पॉइंट इधर खिसकाओगे बैठेगा 0.0 फिर 0 फिर 8 फिर 2 फिर 1 और गुणा 298। जब मैं कैलकुलेशन सिखाई थी ना, इसकी इसमें गुणा करनी सिखाई थी, 298 की 821 में गुणा करनी, पॉइंट आ गई 1 2 3 4 5 अंक बाद पॉइंट आ गई। जो 5 अंक बाद पॉइंट आ गई तो बैठेगा 244.658 गुणा करके बैठेगा सारा। घर जाके देखे ना, P बराबर 244.658। इसका मान निकाला दाब का, किसका, दाब का। इसके पीछे लिख देंगे 12। अब सवाल पढ़ो पूरा, अब सवाल पूरा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी परमताप की बात करा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड परमताप हो, 6% यूरिया, 6% विलियन है, यू कह रहे एक विलियन, उसके अंदर 6% यूरिया, उसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक विलियन, उसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके अंदर 6% यूरिया, विलियन के अंदर बहुत सारे पदार्थ हो, इसके अंदर यूरिया 6%, और इसका ना मुझे पता करना है उसने कितना परसेंट दाब लगाया, ये पता करना सवाल ही हो। तो हमने इतना 244.658 बार दाब लगाया इसके ऊपर। इस सवाल को समझना भी क्या है, कहना क्या चाह रहा है, यू कह रहे एक विलियन, उस विलियन के अंदर ना, जो विलियन के अंदर 6% यूरिया भरा हुआ, एक विलियन के अंदर बहुत सारे पदार्थ हो तो यूरिया भरा हुआ 6%, जब 6% यूरिया भरा हुआ तो उसके ऊपर ना उसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है इस विलियन का, ठीक। अब ऊपर हम परसेंट दाब लगाएंगे, जब परसेंट दाब लगाएंगे ना, समझ में बात है, तो कितना परसेंट दाब लगाएंगे ये पूछा है, तो कितना लगाएंगे 244.658 बार, इसलिए लगाएंगे, नोट कर लो मेरे गल को। तुम्हारा काम है घर जाकर 4 बार प्रैक्टिस करके देखनी इसकी। सवाल लिखो एक और इसी सूत्र पर लिखो, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, जहां 0 डिग्री सेल्सियस क्या है ना, इसका मतलब 273 केल्विन, राइट में लिखो 273 केल्विन, इसका मतलब टी का मान 273 रखना इस बार, 273 केल्विन पर 5% यूरिया, 5% यूरिया, यूरिया का सूत्र बताना, क्या सूत्र है यूरिया का, लिखो यूरिया के विलियन का प्रसारण दाब याद करो, यूरिया के विलियन का प्रसारण दाब याद करो, ऐसा करो, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, 2 मिनट दे दूंगा। सेम सवाल है ना इसके जैसा ही, इस तरह करो, देख सवाल बताओ क्या था, ये भी इस तरह का ही सवाल था, कैसा करना था, देखो सवाल कैसा करना था, बताओ क्या सवाल था। टी का मान बताओ, टी का मान 0 डिग्री सेल्सियस के लगे तो 273 केल्विन, और बताओ डब्ल्यू का मान 5 ग्राम, पक्की बात पहचान ले तुमने। उसके बाद बताओ इसका अणुभार कितना आगा, इसका अणुभार 60 आगा, इसका डब्ल्यू का मान ही पता लग गया, इसका ये मान पता लग गया, उस वी का मान कितना 1 लीटर, और बताओ आर का मान 0.0821, मान बंदी कतई होगी तुम। उसके बाद बताओ बराया क्या गया फिर, उसके बाद सूत्र पीवी बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम गुणा में कितना आर गुणा, ये तो बैठेगा पी गुणा वी का मान होता है, वी का 1 बराबर डब्ल्यू का मान 5 बटे में स्मॉल एम का मान कितना 60 गुणा लगाओ आर का मान बताओ 0.0821 गुणा टी का मान बताओ 273, आधे 298 केल्विन लिखो, बैठे होंगे बेवकूफ की तरह यहाँ, 5 से काटेंगे, 5 कम 12 पंजे 60 आ जाएगा, ये तो पता ही होगा, ठीक है। अब कट 3 तो कट जाएगा, 3 चौक 12, कौन सा कटा 3, तो ये कट रहा है, 3 नम 27, 3 कम 3, 4 तो कट जाएगा, नहीं कटने का, तो फिर क्या करूँ, गुणा करके भाग देनी इसका। अच्छा ले फिर पी बराबर 91 किससे गुणा करो, 91 किससे गुणा करेंगे 0.0821 गुणा 91 और बटे में क्या लिखेंगे 4, तो इस किस में गुणा करोगे 4 से भाग दोगे ना, गुणा तो कर लोगे इस किस में, मैंने कहा तो इस किस में गुणा करनी, ये भी सिखा रखी मैंने, गुणा करनी है पॉइंटों में, कैलकुलेशन की जो पिछली क्लास पढ़ी हुई है मेरी सब सिखाया वहां, पॉइंटों में गुणा तुम वहीं बैठा करवाई थी मैंने, याद है मेरे, पिछली क्लास यूट्यूब पर सब पढ़ा हुआ, जाकर देखो उस, गुणा करके 4 से भाग दोगे तो बैठेगा 1.8677 बार,
ये सवाल था और क्या सवाल था? गुणा करके भाग देनी। हाँ 4 से देनी भाग। अब क्या कर रहे हैं हम, 2 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मिनट सर पढ़ते पढ़ते अगली हेडिंग में नई हेडिंग गौर से देखना। विलियन का कवथनांक मूल्यन, बहुत आराम से समझना प्यार के साथ। विलियन का कवथनांक में उन्नयन, विलियन का कवथनांक में उन्नयन, ये हेडिंग हमारी विलियन का कवथनांक में उन्नयन। ठीक, विलियन का कवथनांक में उन्नयन, ये हेडिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन इन बोलिंग पॉइंट, इवैल्यूएशन ऑफ बोलिंग पॉइंट। हाँ, ELEVATION, इवैल्यूएशन ऑफ बोलिंग पॉइंट, BOLLING, बोलिंग पॉइंट, POINT, इवैल्यूएशन ऑफ बोलिंग पॉइंट, ये है। ठीक, तो विलियन का कवथनांक में उन्नयन, इवैल्यूएशन ऑफ बोलिंग पॉइंट। तो ये समझते हैं है क्या है कि इवैल्यूएशन ऑफ बोलिंग पॉइंट हो क्या है, किसे कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ बोलिंग पॉइंट, क्या भला है, इसे समझना बहुत जरूरी। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके जरिए बहुत आराम से समझा जा सकता, चित्र बनाऊंगा ये। ठीक, तो यहाँ देखना गौर से, ये मैं डायग्राम बनाने जो जा रहा हूँ। हमने एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में हम पता क्या करने वाले, इस बर्तन में हम शुद्ध विलायक भर दिया। विलायक तो भर दिया, लेकिन ऐसा विलायक भर दिया जो शुद्ध विलायक। अब जो मैंने बताया ना, मैंने कहा ना इस बर्तन के अंदर हमने शुद्ध विलायक भर दिया, तो तुम्हें यही बात याद कर लेनी, इस बर्तन के अंदर हमने शुद्ध विलायक भर दिया। ठीक, तो शुद्ध विलायक भर दिया, एक बर्तन उसके अंदर ना शुद्ध विलायक भर दिया। ठीक, यहाँ शुद्ध विलायक भर दिया, शुद्ध विलायक, और जैसे इसके अंदर शुद्ध विलायक भर दिया ना, अब इसमें बाहर से ना, बाहर से इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे इसमें, इस शुद्ध विलायक में ना बाहर से अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे। नाम याद कर लेने, बार बार बोलने पड़े मन मन में, अवाष्पशील पदार्थ, ये पदार्थ मिला देंगे, अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे। ये दूसरा नाम भी है सर, अगर तुम अवाष्पशील पदार्थ भी कह सकते, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ भी कह सको, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। ये अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनअपघट्य पदार्थ ऐसे पदार्थ हो जो इसके अंदर घुलते नहीं, अनअपघट्य टूटता नहीं, अपघट्य हो जो टूट जा, अनअपघट्य होगा जो नहीं टूटने का, विद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य क्या नाम है, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, झूठते नहीं है, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। तो याद रहेगी कैसे पदार्थ मिलाने इसमें, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ किस में मिलाने, तो पता क्या होगा, ये होगा इस विलयन का जो कवथनांक है ना वो बढ़ जाएगा। कवथनांक का मतलब वो ताप, क्या हो कवथनांक का मतलब, इस विलयन का कवथनांक बढ़ जाएगा, इसके तापमान में वृद्धि हो जाएगी, इसके कवथनांक में वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, इसके ना जो टेम्परेचर है, तापमान में वृद्धि हो जाएगी, इसके ताप में वृद्धि। पता लग गया क्या हुआ, जब किसी शुद्ध विलायक में ना अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो उस विलयन के जो उस विलायक उस शुद्ध विलायक के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे ही हम विलयन का कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब वो अवृद्धि होना, वृद्धि होना, उन्नयन का मतलब वृद्धि होना। अरे उन्नयन की जगह अवनमन आता ना तो कमी होना हो, उन्नयन का मतलब वो कमी, अवनमन का मतलब वो कमी होना, उन्नयन का मतलब वो वृद्धि होना। समझ बात है, किसमें वृद्धि होना, कवथनांक में। कवथनांक का मतलब क्या हो, टेम्परेचर, ताप, किसका, विलायक का, शुद्ध विलायक। जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील जो वाष्पवन को ऊपर उड़ नहीं सकता, पत्थर डाल दो वाष्पवन को ऊपर उड़ जाएंगे, अवाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील क्या हो, जो वाष्पवन को ऊपर उड़ जा गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर वाष्पवन को ऊपर नहीं उठने का, इसमें पड़ा रहेगा। यह विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, जो विद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या, तो इसके अंदर डाल लेंगे तो घुला रहेगा, ऊपर नहीं जा सकता, एक बार डाल दिया तो समझ बात है, वाष्पवन को ऊपर नहीं उड़ सकता। तो अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनअपघट्य पदार्थ जब किसी शुद्ध विलायक में मिला जाते हैं तो उस विलयन के या विलायक के, उस शुद्ध विलायक के तापमान में वृद्धि हो जाती है। उस शुद्ध विलायक के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तापमान में जो वृद्धि होती है उसे ही हम विलयन का कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। बात नहीं बात, देखो कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक का मतलब क्या, ताप, ताप में बढ़ोतरी, ताप में बढ़त, ताप में ज्यादा हो जाना, वृद्धि हो जाना तापमान। बात समझिए,
दोबारा लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर तुम तो सुनोगा। बताओ कि विलयन का क्वथनांक में उन्नयन कैसे कहते हैं? गुरुजी आपने बताया कि किसी शुद्ध विलायक में ना जब अवाष्पशील पदार्थ, मैं पूछ रहा हूँ अवाष्पशील पदार्थ क्या हो जी? जो वाष्प बन को उड़ नहीं सकते, ठीक। अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनवघट्य पदार्थ, मैं पूछ रहा हूँ विद्युत अनवघट्य पदार्थ क्या हो जी? वे पदार्थ जो जल में घोलते हैं, जल में घोलने पर वे घुलते नहीं बिल्कुल भी, वो विद्युत अवघट्य पदार्थ हो। कंकड़ पत्थर कुछ भी हो सकता है ऐसे पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ पारा भी कह सकते, पारा पानी में घुलने का नहीं ना बिल्कुल भी, ठीक। तो मैं ऐसे कह सकता, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो उस विलयन के या विलायक के तापमान में वृद्धि होती है। जितनी भी तापमान में वृद्धि होती है उसे विलयन का क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जितनी भी तापमान में वृद्धि होती है ना उसे ही विलयन का क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बता दो क्या बात? बता क्या बताया? अच्छा तू बता। ठीक, तू बता भाई। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है। जितने तापमान में वृद्धि होगा ना उसे विलयन का क्वथनांक। ठीक, समझ में आया बात? ठीक, तू बता। अनवघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है, विलयन का क्वथनांक। ठीक, गुड, बात समझ आई हो? अब विलयन, इतनी बात तो लिख लोगे खुद। अब जो विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, इतनी बड़ी चीज को ना, इतनी बड़ी चीज को डेल्टा वृद्धि होने को, जब भी किसी चीज में वृद्धि हो ना या कमी हो वहां डेल्टा का प्रयोग करो। इसका नाम डेल्टा हो, डाल्टा नहीं है, डेल्टा। किस में वृद्धि हुई? तापमान में। तापमान को क्या से वृद्धि करेंगे? टी से। तापमान ही तो एक प्रकार का हो, क्वथनांक का मतलब क्या? तापमान में वृद्धि हुई या कमी हुई, डेल्टा। उसके सापेक्ष में लिखेंगे, इसे क्या लिखा? बॉइलिंग पॉइंट। इसके सामने नीचे सापेक्ष में लिख देंगे बी छोटे वाला। तो इसलिए विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन हो ना उसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी। तो जहां डेल्टा टीबी का नाम लिख गया इसका मतलब क्या है? विलयन का कहीं से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे समझो। अगला मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, वहां पढ़ाऊंगा हिमांक में अवनमन। यहाँ जाए डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये बोलिंग पॉइंट। तो बोलिंग पॉइंट चाहे बी आगा, वो क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन, वो हिमांक में अवनमन होगा तो वहां फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, एफ आ जाएगा वहां से। एक और पढ़ाऊंगा मैं हिमांक में अवनमन, विलयन का हिमांक में अवनमन। सही बात या? ठीक। तो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? पहले ये बताओ, ये परिभाषा को लिख दोगे क्या कि विलयन का क्वथनांक में उन्नयन कैसे कहते हैं? या लिख दोगे यहाँ से जो मैंने हाथ समझाया तुम्हें। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनवघट्य पदार्थ मिला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि होती है, उसे विलयन का क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। लिख दोगे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना लिखने के बाद अब समझो कि जो डेल्टा टीबी है उसका मान कैसे निकाल लोगे? डेल्टा टीबी का मान कैसे निकाल लोगे? विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन हो ना उसका मान विलयन की जो मोललता हो, विलयन की मोललता हो उसके समानुपाती हो। ये बात दिमाग में सेट कर रखना कि जो हो ना विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन हो, विलयन का क्वथनांक में जो उन्नयन हो उसका मान विलयन की मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा चुका, पिछली जितनी क्लास पढ़ाई गई उसमें पढ़ाया गया मोललता हो क्या। तो मोललता को पढ़ाने के लिए मैंने बता इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीबी का मान स्मॉल एम पर निर्भर करता है। सही बात है, निर्भर करने का मतलब इसके समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी का मान मोललता के समानुपाती होता है। किसके? सही बात है। ये भी लिखनी लाइन, यहाँ अगली लाइन लिखनी, हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी का मान मोललता के समानुपाती होता है। इतना लिखना है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी का नाम क्या है? विलयन का क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। इतना लिखना नई लाइन से, विलयन का क्वथनांक में उन्नयन विलयन का क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। अच्छा, जब ये मैथमेटिक्स का काम करो, जब इसे हटाओगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, डेल्टा टी बी बराबर लगा, यहाँ बराबर लगाओगे तो यहाँ तो टी बी है, यहाँ जाएगा के, इसके सापेक्ष में क्या जाएगा बी, यहाँ क्या जाएगा स्मॉल एम। सही है? यहाँ तक सही है क्या? ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ स्मॉल एम है, स्मॉल एम तो स्मॉल एम का मान रख देंगे यहाँ। जैसे स्मॉल एम का मान रखोगे, स्मॉल एम बराबर, ध्यान से सुना अच्छे तरीके, मोललता नहीं आएगा वो। तो स्मॉल एम का जो मान रखेंगे यहाँ, स्मॉल एम का मान रखेंगे, स्मॉल एम का मान देखो क्या बैठेगा, स्मॉल मोललता का मान हो डब्ल्यू बटे बताओ क्या बैठेगा, एम डैश गुणा कैपिटल डब्ल्यू गुणा में 1000। ये मैंने सूत्र पढ़ाया था मोललता का, इस सूत्र को यहाँ फिट कर दो। डेल्टा
टीबी बराबर केबी। अच्छा केबी का नाम भी लिख दो यहाँ, केबी का लिख देंगे जहाँ केबी बराबर क्या है, केबी का नाम हो, इसका नाम दो, इसका नाम हो मोलल, याद कर लेना हो, मोलल उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक, इसे याद करना, हटना नहीं इसका। मोलल उन्नयन स्थिरांक किसका मान है, और केबी एक प्रकार का कांस्टेंट, जब इसे हटाया तो तब आया केबी। तो केबी, अब बताओ इस मोल का सूत्र लिखो यहाँ, डब्लू गुणा में कितना ऊपर 1000, 1000 ऊपर ही हो, बट्टे में कितना एम डैश गुणा में कितना कैपिटल डब्लू, ये हमारे पास सूत्र, ये हमारे पास सूत्र आया। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, किसका सूत्र आया, विलयन का कवथनांक में उन्नयन। जब विलयन का कवथनांक में उन्नयन निकालना हो तो डेल्टा टीबी बराबर केबी का मान देगा जाएगा सवाल में, स्मॉल डब्लू का मान देगा जाएगा, एम डैश का कैपिटल डब्लू का अनुग्रह कवथनांक में उन्नयन बताओ कि विलयन के कवथनांक में कितनी वृद्धि हुई, ऐसा जो भी आगे उसके पीछे डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। सही बात है, क्योंकि तापमान है जो हमने निकाला ना, तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में नापोगे, इनके सबके मान पता होंगे तो विलयन का कवथनांक में उन्नयन निकाल सकते हो आराम से, बहुत प्यार के साथ। और विलयन के कवथनांक में वृद्धि कैसे होती है, जब होती है जब उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं या विद्युत नवघट्य पदार्थ मिला देते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, और जितनी तापमान में वृद्धि होती है यहाँ से निकलेगी बात। पता करो जो पदार्थ तुमने मिलाया उसका भार कितना, पता करो उसका अणुभार कितना, पता करो इसके अंदर विलायक उसका भार कितना, पता करो इसमें केबी का मान कितना, ये सब चीजें रख कर पता लग जाएगा इसके तापमान में कितनी वृद्धि हुई। समझ गए, ऐसे निकल जाए, ऐसे न्यूमेरिकल हो सारे के सारे। लेकिन सवाल है केबी का नाम बताओ, केबी का नाम क्या है, एक बार पेपर में इसकी परिभाषा पूछ ली कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, एक बार ये पूछ ले कि मोलल उन्नयन स्थिरांक हो क्या है, ये पूछ रहे मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या हो, समझ नहीं बात है। तो हम पढ़ेंगे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या हो, पहले यहाँ पता लगा किस तरह लिखोगे, वैसे मैं नोट्स भी भेज दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना नोट्स तो काम नहीं चल सकता, इतना मैंने समझा दिया तुम आराम से लिख लोगे। ये लिखना नोट्स में यहाँ तक लिखना, यहाँ थ्योरी लिखनी जो तुमने मुझे बोल के बताई थी वहाँ इस चित्र को देख कर, समझ में आई बात है, नोट करो चलो यहाँ तक, थ्योरी घर से लिखना, अभी यहाँ तक नोट करो। अब तुम्हें तो पता लग चुका है विलयन का कवथनांक में उन्नयन क्या हो, सूत्र पता लग चुका। अब जो मोलल उन्नयन स्थिरांक हो, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक, अब मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पेपर में पूछ लो, बड़ा बदतमीज आदमी। अगली हेडिंग हमारी आई है मोलल उन्नयन स्थिरांक, हेडिंग बना लो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। पूछा ये क्या बला हो भैया, तो परिभाषा कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, पहले देखो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हाँ हम जानते हैं, बहुत जानते हैं, क्या जानते हैं, आ जाओ ये भी जानते हैं, जानते हैं क्या जानते हैं, ये जानते हैं देखो कि डेल्टा टीबी का मान ये हो, डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम, ये जानते हैं। और क्या जानते हैं, जानते नहीं जानते हम मुंह बन के दे रहा है एक ऊपर के बी होगा यहाँ तक क्यों, स्मॉल एम का नाम है मोललता, मोललता, यदि किसी विलयन की मोललता एकांक हो, इस वाले में लगा लो, इस वाले में चल रहा होगा, तो डेल्टा टीबी है हमारा, ये के बी है, स्मॉल एम, तो हम कह रहे हैं अगर विलयन की मोललता एकांक हो, कितनी हो, एकांक का मतलब हो एक, अगर विलयन की मोललता एकांक हो तो विलयन के कवथनांक में जितनी वृद्धि होगी, विलयन की मोललता कितनी हो एकांक, विलयन के कवथनांक में जितनी भी वृद्धि होगी उसे ही हम विलयन का कवथनांक में उन्नयन कहते हैं। दोबारा फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, दोबारा फिर समझ लो, मोललता कितनी कर देनी एक, अगर बताओ एम का मान हमने एक कर दिया, एक कर दिया, 1 मोल प्रति किलोग्राम, 1 मोल प्रति किलोग्राम, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा में कितना एक की गुणा करोगे तो मैट्रिक का डेल्टा टीबी बराबर के बी कम के बी, ये आ जाएगा यहाँ तक, और ऐसा दिखा देगा पूरा का पूरा, के बी बराबर डेल्टा टीबी, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसका ही मतलब जितनी भी तापमान में वृद्धि होगी उतनी ही समझ जाओ वही हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब विलयन की मोललता कितनी हो 1 मोल प्रति लीटर। परिभाषा क्या बैठेगी, जब विलयन की मोललता 1 मोल प्रति लीटर हो
तो विलयन के क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि होती है, विलयन के क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि होती है उसे ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। दोबारा फिर, यदि विलयन की मोललता 1 मोल प्रति इतनी चीज के बराबर होने का मतलब क्या मतलब, यानी विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि हुई ना वही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि हुई ना वही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि मोललता उसकी कितनी, 1 मोल प्रति किलोग्राम। तो परिभाषा बैठेगी, जब विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम हो तो विलयन के क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि होती है उसे ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं। बता दो कि परिभाषा क्या है। दोबारा फिर, यदि बोलो मेरे साथ, यदि विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, 1 मोल प्रति किलोग्राम हो, तब विलयन के क्वथनांक में जितनी भी वृद्धि होती है उसे ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे Kb से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना सारा लिखने के बाद नीचे लिखना सब चीजें परिभाषा। पहले तो हेडिंग बनेगी मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये लिख के बनेगी, ये परिभाषा फिर मुझे यहाँ लिख के दिखाओगे। चलो अब क्या कर रहा है, ये सूत्र पढ़ाया, इस सूत्र के ऊपर सवाल है। समझ आएगी बात यार। अब देखो सवाल कैसे आते हैं, सवाल लिखो न्यूमेरिकल। ठीक, इनका उत्तर घर से करके लेगा ना, तो लिखवा दूंगा मैं इनका, घर से करने हैं, जो ही नहीं होगा मेरे से पूछ लेना कल अब तो ही। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखो, 175 ग्राम जल में 175 ग्राम जल में 12.5 ग्राम 12.5 ग्राम विद्युत अनपघट्य पदार्थ मिलाने पर इसमें तुमने बता दूं छोटे वाला डब्ल्यू का मान कौन सा, बड़े वाला डब्ल्यू का मान देखो, इसमें छोटे वाला डब्ल्यू है, देखो छोटे वाला डब्ल्यू की बड़े वाला डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी, दोनों का मान मिलेगा। ठीक, ऐसे अगर उसने कहा ना तापमान में इतनी वृद्धि हो रही है, इसका मान दे रखा है, इसका नहीं, मान पहचानने तुम्हें सवाल में कैसे दे रखे, कौन सा नहीं दे रखा, कौन सा निकालना, क्या लिखा है भी बताओ। अच्छा बताओ, एक विद्युत अनपघट्य पदार्थ जब इसमें मिलाते हैं तापमान में वृद्धि होती है तो कमी होती है, वृद्धि होती है, तो खुद ही लिखा। अभी क्या लिखा तुमने, मिलाने पर क्वथनांक में 0.70 केल्विन उन्नयन होता है, 0.70 केल्विन उन्नयन होता है। इसका मतलब समझो क्या पता किसका मान दिया हो, इसका मान दिया था डेल्टा टीबी का 0.70। समझ के सवाल लिखते लिखते समझ भी रहा होता है। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, अनुभार निकालना है, M' का मान निकालना है। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। जबकि जल के लिए Kb बराबर, Kb का मान दे रखा है, Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये उसका Kb का मान दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब कर लोगे, बताओ किसका मान निकालना है, M' का, इसका मान दे रखा है, इसका भी दे रखा है, इसका भी दे रखा है, इसका भी दे रखा है, M' को इधर ले जाइए, इसे नीचे ले जाइए, काट फाट के जो आंसर आना चाहिए आंसर लिखो, उसके आना चाहिए 53.06। ये अणुभार है ना, मोलर द्रव्यमान का मतलब अणुभार हो। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो उसके जैसा ही। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.56। मोलर उन्नयन स्थिरांक मतलब किसका मान है, हाँ ये पहचान लेना तुरंत। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.56 प्रति किलोग्राम जल है, 0.56 प्रति किलोग्राम जल है। लिख दिया। 6 ग्राम यूरिया
यूरिया का सूत्र बताओ क्या हो, उसके ब्रैकेट में लिखो सूत्र इसका। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर विलेना का क्वथनांक ज्ञात करो। विलेना का क्वथनांक ज्ञात करो। आंसर लिखो 0.28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। यदि यदि काट दो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। आंसर लिख लेना इसका कितना। अगला क्वेश्चन लिखो ग्लूकोज, ऐसे लिखो ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का अनुभार पता कितना हो, 180। ब्रैकेट में लिख दो, ग्लूकोज के ब्रैकेट में उसका अनुभार 180, m बराबर 180, m डैश बराबर 180। यूज होगा ना, फिर दिक्कत नहीं खड़ी होने की तुम्हें। कि जलीय विलयन में, ग्लूकोज के जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है। 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में विलय है। 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में विलय है। लिख दिया। ये 100 ग्राम किसका मान है, छोटे वाले डब्ल्यू का, बड़े वाले डब्ल्यू का। और छोटे वाले डब्ल्यू का मान कितना, 12 ग्राम। पहचान लोगे, लिखो लिखो का क्वथनांक। का क्वथनांक किसका क्वथनांक, विलयन का। लिखो का क्वथनांक, ऐसे लिखा हुआ सवाल में, का क्वथनांक यानी विलयन का क्वथनांक उन्होंने कहना चाह रहा है। का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब पता क्या है, यूं नहीं है कि क्वथनांक का मान तुमने दे दिया कि डेल्टा टीबी का मान 100.34 रखना, 100 तो बढ़ गए 34 होगा, तो इसका मान रखना 0.34। 100 था, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 0.34 बढ़ गया। ब्रैकेट में लिख लो उसके 0.34 रखना डेल्टा टीबी का मान। 100 तो बढ़ गया, इतना हुआ तो बढ़ा कितना, कि जितना बढ़ा वही तो हो। क्वथनांक में उन्नयन क्या हो, जितना बढ़ती हुई, तो वृद्धि कितनी हुई, 0.34 की। तो डेल्टा टीबी का मान तुम सवाल में 0.34 रख कर देखना। समझ में आई बात क्या, ठीक। जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, खुद ही कह दिया देखो। जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 के बाद जब तो 34 हुआ, 134, 100.34 हुआ। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। लिख दिया। अगला क्वेश्चन, आंसर लिख लो उसका 0.51 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम बटे मोल। डिग्री सेल्सियस किलोग्राम बटे मोल, केबी का मान निकालना है, ठीक है, याद रखिए बात है। अगला क्वेश्चन, लिखो भार अनुसार अवाष्पशील पदार्थ के 5% विलयन का क्वथनांक, पदार्थ के 5% विलयन का क्वथनांक 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड है। विलय के अणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलय के अणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलय के अणु द्रव्यमान की गणना कीजिए।
विलय के अनुद्रव्यमान की गणना कीजिए। कर दोगे भाई? कर दोगे? हिंदी खराब अपनी कर दोगे क्या? ठीक, आंसर लिखो उसका। 182.7 ग्राम प्रति मोल। 182.7 ग्राम प्रति मोल। माथा मारना से बैठ कर। एक क्वेश्चन और लिखो। क्वथनांक में 0.26 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक में 0.26 डिग्री सेल्सियस उन्नयन के लिए उन्नयन के लिए 1000 ग्राम जल में उन्नयन के लिए 1000 ग्राम जल में कितना ग्लूकोज घोला जाना चाहिए? 1000 ग्राम जल में कितना ग्लूकोज घोला जाना चाहिए? कितना ग्लूकोज घोला जाना चाहिए जल के लिए? इसमें लिखना कितना ग्लूकोज घोला जाना जल के लिए। केबी बराबर जल के लिए केबी बराबर पता ना केबी कैसे लिखना? केबी बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। जीरो 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ओके, ये सवाल करके देखने, आंसर बताना क्या इसका? 90 ग्राम। अब हमारा बी लेने का क्वथनांक में उन्नयन तो हुआ समाप्त। कल को पढ़ेंगे हिमांक में वनमन। समझ नहीं बात? या तो कल को चैप्टर का अंतिम यात्रा। ठीक, अरे क्लास छोड़ लूंगा चैप्टर की में, जिसमें सवाल कराऊंगा, सवाल 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 इस चैप्टर के पिछले साल के अब तक पेपर में जो सवाल आए सारा करवा दूंगा। ठीक, छोटे बड़े सवाल तो 2 क्लास और लेंगे। समझ में आया बात? या उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो।